स्क्रीन विजिबल? ठीक है। ओके फाइन। तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, अब कॉमन सेंस तो यही कहता है कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पे सवाल कहाँ से बनेगा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश ने कुछ अचीव किया होगा या जहाँ कुछ तो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें चल रही होंगी। एक्सप्रेस वे एक ऐसा है जिससे उत्तर प्रदेश न सिर्फ शीर्ष पर है संख्या के मामले में, बल्कि पूरे भारत में एक नई तरीके का ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हुआ है। मेट्रो भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में डेवलप हो रहा है, इसलिए मेट्रो भी एक प्रायोरिटी वाला टॉपिक है। इसके अलावा एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थिति हो या फिर विशेषतः जेवर की स्थिति हो, इस पे भी सवाल पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूछ करके उसने एक्सप्रेस वे पे एक हिसाब से सवाल कवर कर लिया। अगर पूछेगा भी तो शायद एक्सप्रेस वे को इन जनरल पूछेगा। दूसरे नंबर पर मेट्रो या फिर आरआरटी। तीसरे नंबर पे शायद एयरवेज पूछेगा। रेलवे नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि रेलवे आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो रेलवे पे सवाल सीधा पूछेगा नहीं, उसका कोई रोल है नहीं यूपी का उसमें, अनटिल अनलेस वो आरआरटी जैसी परियोजना ना हो जिसमें यूपी का भी अपना शेयर हो। और मेट्रो पे इसलिए पूछेगा क्योंकि मेट्रो में उत्तर प्रदेश में पैरेलल कई शहरों में काम चल रहा है और 3 शहर में शायद फंक्शनल है, कानपुर, आगरा और लखनऊ में। आइए शुरू करते हैं। इंडेक्स ऑफ जो टॉपिक्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, परिवहन के विभिन्न साधन, रोड, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, सब कवर कर लिया है कॉम्प्रिहेंसिवली। डेटा है सबसे रिलेटेड, प्रमुख एक्सप्रेसवेज हैं, पॉलिसीज कौन सी हैं, प्रमोट करने वाली संस्थाएं कौन सी है, इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, मास ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, उनकी अपनी चैलेंजेस भी फॉरवर्ड। रेलवे है, सेम चीज़ें रेलवे में भी कवर किया है, सरकारी प्रयास वगैरह लेकर के। आरआरटी भी कवर कर लिया है जो कि अभी बहुत चर्चा में है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली। एयरवेज पूरा कवर कर लिया है कॉम्प्रिहेंसिवली। इनलैंड वाटर भी कवर कर लिया है कॉम्प्रिहेंसिवली। अंत में 2 सवाल, उसके मॉडल आंसर, उस पर चर्चा। और हाँ, इन सभी को मैंने सप्लीमेंट किया है यूपी बजट 2025 से, तो बजट अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। ले दे करके 35 पेज का बजट है, जिसमें से 20 पेज तो बोल वचन है, 15 पेज काम का है। उसी में हमने टॉपिक वाइज कंपाइल कर दिया है और आप उसको आसानी से ये है कंपाइलेशन, हर टॉपिक पे अलग अलग तरीके से। ये सृष्टि इसको शेयर कर दिया कि आर यू इन द सेशन? सर अभी वो लेफ्ट हो गई हैं। ओके फाइन, ठीक है, शुरू कर दो। चलो, बताने की ज़रूरत नहीं है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है। बैलगाड़ी और पैदल के ज़माने से लेकर के और आज हम हाइपरलूप जैसे ज़माने में आ गए हैं। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में हाइपरलूप जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन सड़क है, रेलवे है, वायु मार्ग है और वाटरवे है। ये जो ट्रांसपोर्ट के साधन जिससे व्यक्तियों का और कार्गो का जो मूवमेंट होता है, आवाजाही होता है, उसको बड़ा आसान बनाता है। दिस इज व्हाट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। और इसमें सभी प्रकार की, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे राज्य हो, उनके अपने हाईवेज, सुपरवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, इनलाइन वाटरवेज, सब शहर हो, गांव हो, सबको जोड़ने के लिए, या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हो, उन सबको कवर किया जाता है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जिनको नहीं पता है उनको बता दूं, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, मॉडल मतलब तरीके, ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन। किसी ने अगर देखा होगा दहेज जो गुजरात में है, वहाँ पे रोरो सर्विस शुरू की गई थी। इसका मतलब होता है रोल ऑन रोल ऑफ। आप सड़क से गए, मान लो एग्जांपल के लिए कि लखनऊ से आप सड़क से गए, कहाँ पे गए? प्रयाग में, ठीक। प्रयाग में आप अपनी कार से गए हुए हैं, संगम के पास कहीं गंगा के किनारे एक कंटेनर लगा है जो एक्चुअली स्टीमर में फिट है, वहाँ पे आपकी कार सीधे बैठ गई अंदर, आप खुद अलग सीट पे जाके बैठ गए। वो ले जा कर के आपको कहाँ उतार देती है? मान लो कानपुर उतार देती है, गंगा के किनारे। कानपुर आप उतरते हैं, गाड़ी आपकी वहीं कहीं पार्किंग में आप खड़ी कर देते हैं और आप कानपुर मेट्रो से सफ़र करके अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर आते हैं, पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाते हैं,
फिर से आप ऐसे रोल ऑन रोल ऑफ करके, यानी आपने सड़क का यूज किया, आपने इनलैंड वाटरवे का यूज किया, आपने मेट्रो का यूज किया, और ये तीनों एक जगह पर ही हैं, और इसे कहते हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। आधुनिक जो ट्रांसपोर्ट हैं वहाँ पे कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया में कि किस तरह से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम की जाए। लॉजिस्टिक की कॉस्ट कैसे कम की जाए कि भाई सड़क से साधन बहुत सामान आता है ट्रकों में भर करके, और वो कई हफ्तों तक, कई दिनों तक पड़ा रहता है कहाँ पे, कंटेनर में। उसका नंबर ही नहीं लगता है रेलवे में लादने के लिए, या रेलवे ने उतार दिया स्टेशन पे तो गोडाउन में पड़ा रहता है, उसका नंबर ही नहीं लगता है कि वो सड़क से होके जाए। तो बेटर होगा अगर वहीं पे इनलैंड वाटरवे है, वहीं पे रेलवे का अपना गोडाउन है, वहीं पे ट्रक भी खड़े हैं, तो जिसको जहाँ जाना है, जिस तरफ से जाना है, चला जाएगा। इस तरीके की सुविधा अगर विकसित हो जाए भारत में अलग अलग जगहों पर, तो न सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, बहुत ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा बिजनेस, और ईज ऑफ लिविंग भी हो जाएगा। कितना मुश्किल होता है जब मैं देखता हूँ कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप उतरेंगे और वहाँ पे उतर करके अगर आप मेट्रो पे जाने की कोशिश करेंगे तो वो किसी पीड़ा से कम नहीं है। इतनी भीड़ में उतर करके मेट्रो तक जाना होता है। ऐसा क्यों नहीं कि वहाँ उतरे और आराम से आप आसानी से मेट्रो तक पहुँच गए। मेट्रो से फिर भी वो अच्छा ही है, मल्टी मॉडल सिस्टम का ही उदाहरण है। यूपी बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, और मैं फिर से कह रहा हूँ एक चीज़ आपको कि डेटा फैक्ट का ज़माना गया मित्र। डेटा फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके आभूषण मात्र हैं। वो डेटा फैक्ट आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, इम्प्रूव कराएंगे। बेसिक्स जो है वो है आर्गूमेंट्स। और मुझे बार बार ये ध्यान आता है कि आज के ज़माने में हर कोई आंसर राइटिंग करता है, हर कोई टेस्ट सीरीज लगाता है, जिसको भी मेंस देना है। कोई भी सिंसियर बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं करता होगा। मार्केट में कोई भी हो, अच्छा बुरा, सब कोई करता है। स्पीड सबकी है, हर कोई कचरा लिखता है। आपको जो नंबर दिलाएंगे वो दो चीज़ें दिलाएंगे। एक तो सही जगह पे आप वैल्यूडेशन कर रहे हैं या नहीं, डेटा फैक्ट केस स्टडी जो लिख रहे हैं वो सही जगह लिख रहे हैं या नहीं, और डेटा फैक्ट और वैल्यूडेशन कितना रिलेवेंट है, कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, इनोवेशन उसमें है क्या, या आज भी आप आर्मस्ट्रांग पमे ने 100 किलोमीटर पॉपुलर सड़क बनवा दी थी, वही एग्जाम्पल डाल रहे हैं इसमें, या आज भी आप कुछ भी डाल रहे हैं। उन सबसे ऊपर है आर्गूमेंट। डायमेंशंस और आर्गूमेंट ही सबसे पहले निगाह में आता है एग्जामिनर के, उसके बाद आता है एग्जाम्पल। कई बार एग्जाम्पल मिस भी हो जाता है। अगर ये अच्छा नहीं रहेगा ना तो आप ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए पैरा में लिखना छोड़ो, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो, देवनागरी में डालो, डायमेंशंस अच्छे रखो। बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अभी भी 100 से ज़्यादा लेक्चर्स पेंडिंग है, ज़िंदगी भर कहता रहूँगा, ये करना ही है आपको। आर्गूमेंट सुधार लो अपने, तर्क सुधार लो अपने, और तर्क हर लेवल पे सुधारने होनी चाहिए। वो सिर्फ एक लेवल की बात नहीं है। आप बातचीत करते हो तो भी तर्क आपको बेहतर करनी चाहिए, ठीक है, आपकी बातों में दम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो 2023 में उन्होंने एक सवाल पूछा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल, आई थिंक कैपिटल पूछा है, उसमें उत्तर प्रदेश शायद पहला है, महाराष्ट्र सेकंड पे आ गया है। तो मैंने सोचा कि जब उत्तर प्रदेश ने ये सवाल प्रीलिम में पूछा है, बजट में इसका स्पेसिफिक मेंशन किया है, तो क्यों ना थोड़ा सा इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लें। उत्तर प्रदेश के बजट 2025 में उन्होंने कहा 24 के बजट में 1,86,000 करोड़ खर्च किए थे, किस पे, कैपेक्स पे। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। 23 में, फिर 22 में, ऐसे 2025 में यह रिकॉर्ड है, हाईएस्ट है, 2,25,000 करोड़। और इतना नहीं, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है। कितना परसेंट है मित्र? 18 से 23 की अवधि में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, चूंकि हिंदी में ही इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था इसलिए हिंदी में ही उपलब्ध है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं अपने मन से करूँ। जो वो देंगे वही देंगे आपको, बजट में छेड़छाड़ नहीं करनी। पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 14% से 19% के मध्य रहा, और ये बहुत बड़ी बात है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में जहाँ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आएगी, ये डेटा डालना कि 2025 में लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जबकि पिछले 5 सालों में ये जो एवरेज है वो कुल खर्च की लगभग 15 से 20% के बीच में रहा है। इस तरीके से आप रिसेंट डेटा, अपडेटेड डेटा, रिलेवेंट डेटा और विद सोर्स ऑफ बजट अगर डालोगे तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और फिर उत्तर प्रदेश अपनी पीठ थपथपाते हुए, थपथपाना भी चाहिए, क्या कह रहा है
कि ये अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के, प्रमुख राज्य मतलब वो 4-5 राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, उसके औसत अनुपात से भी अधिक रहा है। मतलब हाईएस्ट भले ना रहा हो, लेकिन उनका एवरेज है अगर प्लस 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 5 राज्यों का और बटे 5, तो उनके एवरेज से ज़्यादा रहा है, जो बहुत अच्छा है। सोशल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 27%। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना। और एक टर्म इन्होंने जो यूज किया है इस बार वो है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जो भी कंट्रोल में है। यानी कि ऐसा नहीं है कि खर्च रुपया है, आमदनी अठन्नी है, खर्च तो कर ही रहे हैं, लेकिन आमदनी पे उससे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उससे उनके बैलेंस शीट नहीं बिगड़ रही है, एफआरवीएम के प्रोविजन के अंतर्गत ही है, जो बहुत अच्छा है। और नीति आयोग की जो रिपोर्ट है 2022-23 की, सॉरी 14-15 से 22-23 की पीरियड की जो रिपोर्ट है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसमें उत्तर प्रदेश को अच्छा रैंक मिला है, अच्छा स्कोर है उसका, पहले 37 था, अभी 45 हो गया। तो ये बताने का उद्देश्य ये था कि ट्रांसपोर्ट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और उसके लिए उत्तर प्रदेश एक शानदार काम कर रहा है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना GS6 में GS3 के साथ कंट्रास्ट कराया जाए। अगर भारत का भी डेटा अगर आप कंट्रास्ट करा देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा इंडिया के डेटा के साथ कंट्रास्ट करा देते हैं। इंडिया ने कितना खर्च किया है मित्र? 2024 में जुलाई में जो बजट आया था, इंडिया ने उसमें कुछ 10-11 लाख करोड़ के आसपास खर्च किया था, और इस बार फिर से 11.21 लाख करोड़ खर्च किया, जो पूरी GDP का 3.1% है। तो लिखना क्या है, जब आप GS3 में यूज करेंगे तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र करेंगे कि यूनियन बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़ है, 11 दूना 22, तो लगभग 11.2 लाख करोड़ है, जो GDP का 3.1% है। वहाँ ये एग्जाम्पल दोगे। यूपी में क्या कहोगे कि भाई 2.25 लाख करोड़ है, जो टोटल खर्च का कितना परसेंट है, टोटल खर्च का 8.3। हाँ 19.3। हाँ ओके 19.3। तो ये खर्च, तो GS6 में जब आप दिखाओगे, यूपी की तारीफ करोगे कि 19% हम कैपेक्स कर रहे हैं, तब दिखाना कि उत्तर प्रदेश विकसित भारत के राह में एक ग्रोथ इंजन का काम कर सकता है, जो भारत सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लक्ष्यों के अनुरूप है। कंक्लूजन में डाल सकते हो, इंट्रो में डाल सकते हो, या फिर इंट्रो में डालना होगा तो मैंने कहा था डाटा वाले इंट्रो डाल देना, कंपैरिजन करवा देना कि भारत सरकार ने यूनियन बजट में GDP के 3.1% या 11.121 लाख करोड़ का खर्च, 11 लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जबकि उत्तर प्रदेश अकेले 2.25 लाख करोड़ खर्च कर रहा है। मगर ऐसे देखा जाए तो 20% अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी पूरा भारत जितना खर्च कर रहा है उसका 20% अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कंट्रास्ट शो करके आना, ये डेटा घुसा के आना कहीं ना कहीं। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते। अच्छा, परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्होंने क्या प्रोविजन किया है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चिंदी चोरी है, मतलब छोटी छोटी बातें, इतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी। बस स्टेशन, अभी अरुण से मेरी वीडियो कॉल पे रिव्यू मीटिंग चल रही थी, जो गूगल मीट पे। मैंने पूछा वेयर आर यू, अरुण एक बहुत शानदार हिल स्टेशन पर रहते हैं तमिलनाडु के, तो उन्होंने कहा बस स्टैंड पे हो। अच्छा, कर सकते हो बात, क्योंकि मुझे पता था भारत के, उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड कैसे होते हैं, उल्टी होने लगती है, इतनी गंदगी होती है। हाँ यस श्योर श्योर श्योर, किया कॉल, गूगल मीट पे देखा, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैठने की सुविधा है, बहुत अच्छा डिपो है। तो मैंने सोचा ये तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में फ़र्क है। तो इसलिए बस स्टेशन पे ये बताने का उद्देश्य ये था कि बस स्टेशन पे, डिपो, वर्कशॉप पे जो पैसा और जो बेसिस बढ़ाने की जो बात है ना, 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है। अब लखनऊ का बस स्टैंड तो भी ठीक है, छोटे छोटे बस स्टैंड पे आप चले जाओ तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे। और क्या किया इन्होंने, मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे ई मोबिलिटी तो बढ़ेगी ही। ये सब लिख के आना यार, ये सब ऐसे लिख के आना, ई या ई जो भी आपको सही लगे, मोबिलिटी, ठीक है। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए के चार्जिंग स्टेशंस, इनको जिक्र नहीं करना है, बस इतना करना है कि ई मोबिलिटी के लिए प्रावधान, बजट 2025 में ई मोबिलिटी एक कीवर्ड है, हिंदी माध्यम वाले ध्यान दो, ठीक।
तो ये प्रोविज़न है बजट। तो आज अलग से बजट का रायता मत चाटना कहीं। अब देखो इंडियन एक्सप्रेस पे अदिति नायर का आर्टिकल देखा, अच्छा लगा। ये क्या कहते हैं, फरवरी 21 की बात है, यूपी का बजट 20 को आया, 21 को इनकी कमेंट्री आती है। यूपी को लेकर के स्पेसिफिक कमेंट्री एक्सप्रेस और हिंदू नहीं कवर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने जिक्र किया तो मैंने सोचा कर लेते हैं, दैनिक जागरण से तो अच्छा ही है। इन्होंने क्या कहा, टू बूस्ट द रिसोर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट द सेंटर हैज़ बीन स्टेपिंग अप एलोकेशन अंडर द स्पेशल असिस्टेंस स्कीम एज लोन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हुआ क्या मित्र कि मैंने आपको बताया था कि आज भी जो है जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 50-60% तो सेंटर कर रहा है। स्टेट्स अच्छा करें इसके लिए सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने कहा कि हम तुमको लोन देंगे। क्या कर देंगे आप तुमको लोन, और 1-2 रुपये नहीं, लाखों करोड़ रुपए का लोन देंगे। और ऐसे नहीं कि कल को बोले तो कि लौटा दो, 1 साल हो गया तो वापस करो, नहीं, 50-50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे, सॉफ्ट लोन देंगे। सेंटर ने ऐसा कहा। बशर्ते करना क्या है, तुमको ये सब पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देना है, कैपेक्स पे खर्च कर देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब खर्च करना है। ये सब लिख के आना। राज्यों ने कहा ठीक है। आर्टिकल मैंने पढ़ा ठीक से तो मुझे पता चला कि सिर्फ 4 राज्य मिल करके वो 40% पैसा ले रहे हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे चल रहा है। तो ये जिक्र करके आना, अगर कहीं पे उत्तर प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रयास की बात है कि सेंट्रल का जो स्पेशल असिस्टेंस स्कीम है सॉफ्ट लोन का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपके लिए कि जीएसटी में पैसा इतना कम होने लगा है कि 22-23 की तुलना में 23-24 में 13% कम जीएसटी से रेवेन्यू मिला है राज्यों को। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, कहा कि भाई हम तुमको 1.5 लाख करोड़ रुपए देंगे। कितना देंगे, 1.5 लाख करोड़। ये बात अलग है कि सिर्फ 1.25 लाख करोड़ ही केंद्र दे पाया ताकि तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर करो। और जब केंद्र ने ऐसा कहा तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन चारों ने मिलकर के 40% पैसा ले लिया। ये लगभग 60 से 70 हज़ार करोड़ इन 4 राज्यों में चला गया। और कहने की बात तो है नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एनडीए की गवर्नमेंट है, इसलिए पैसा ज़्यादा जाना स्वाभाविक। वेस्ट बंगाल में और वजहों से गया होगा, शायद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रही होंगी कुछ, ठीक। और ये कैपेक्स लोन है, ठीक है। तो उम्मीद है तुम कोट कर पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, ठीक है। तो ये आपके आर्गूमेंट हो गए, थोड़े से एनालिसिस हो गए कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब सस्ती सस्ती चीज़ें देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट के साधन कौन से हैं। और कभी कभी फैक्चुअल चीज़ें कुछ गड़बड़ हो जाती हैं तो थोड़ा सा बता दिया करो, डिस्कशन में वेरीफाई होता है, रिव्यू होता है, मैं भी करता हूँ, बट हो जाता है, बता दिया करो। फैक्ट्स उत्तर प्रीलिम रटते रटते फैक्ट्स इतने तुमको याद हो गए कि तुमको समझ में आता ही है, तो बता दिया करो, चेंज हो जाएगा फैक्ट। रोडवे है, रेलवे है, एयरवे है, वाटरवे, ठीक है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि वाटरवे में पहला जो वाटरवे है वो यूपी में ही है, हल्दिया, प्रयाग। अब देखो पहला टॉपिक मैंने पकड़ा रोडवे। रोड में क्या प्रावधान है, रोडवे में क्या प्रावधान है बजट में, इसी बहाने तैयार हो जाएगा। तो क्या प्रावधान किया है, ब्रिज वगैरह ठीक कर लेंगे, जिसको बोलते हैं फ्लाईओवर, अधोगामी, ठीक। अधोगति होती है लोगों की ना, तो अधोगामी सेतुओं के निर्माण की कुल अधोगति, ऊपर चले जाते, नरक में जाते। 1450 करोड़ रुपए की व्यवस्था की, इसको एक्सपेंड करेंगे 2900 करोड़। बिल्कुल याद नहीं रखना है, कहाँ यूज करोगे तुम, कोई ज़रूरत ही नहीं, क्यों यूज करोगे, इसको भी नहीं यूज करना है। यूज करना है ये लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए बजट में प्रावधान, यूज करना है ये। तो ये 5 स्टार है, ये 3 स्टार है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना ये स्कीम है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो लिंक करेंगे अलग अलग गाँवों को। और मैं देख रहा था मित्र कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अलग अलग जो गांव हैं उनकी जो डेंसिटी है, सॉरी जो उनको कनेक्टिविटी है गाँव को जोड़ने की, वो बहुत अच्छी है, 90% के आसपास। पूर्वांचल में, बुंदेलखंड में बुरी स्थिति है। उम्मीद है सरकार 200 करोड़ रुपए उत्तर पूर्वांचल में लगाएगी। और एक और, इसको भी 5 स्टार बोलता हूँ कोट करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ग्राम योजना, लॉजिस्टिक पार्क, ये सब कीवर्ड्स। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन, ये भी कीवर्ड है, इसको भी लिख के आना। पैसे याद रहे न रहे,
याद ये रहना चाहिए कि अगर सवाल पूछ ले सीधा सीधा, उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बेहतरी के लिए क्या क्या उपाय कर रहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो पहला प्रयास आप लिखोगे ग्रीन फील्ड में निर्माण, यानी कि नए सड़क बनाने हैं, उसमें एक्सप्रेस वे आ जाएंगे, उसमें सड़कें आ जाएंगी। दूसरा एक्सपेंशन, विस्तार करना है, जो लिखा हुआ है। तीसरा ग्रामीण स्तर पर लिंक करने के प्रयास गाँव को, उसमें मुख्यमंत्री ग्राम योजना आ जाएगा। और जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम वो आ जाएगा। तो ये सब आपको क्या करना है। इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक पार्क वगैरह जहाँ पे सड़कों का निर्माण करना है। तो मुझे लग रहा है ये अलग अलग डायमेंशन डाल करके और इनका एग्जाम्पल में यूज कर लेना। पैसे याद नहीं रखना है। एक आध चैनल रिकमेंडेशन आजकल आ जा रहा है, क्योंकि मैं भी बजट पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैत्रेय वाला चैनल है, जब उसको मैं देखता हूँ यूट्यूब तभी आता है, मेरे उस पर तो आता नहीं, मेरे उस पर तो डॉक्यूमेंट्री जाते रहते हैं। तो मैंने देखा एक आध लोगों ने बजट कराया है सड़क निधि में 300-3,000 करोड़, 2,800 करोड़। अरे भाई नहीं, 100 बार में एक बार कहीं पूछेगा, नहीं करना है मेहनत, इतना नहीं करना है। स्कीम याद रखो, प्रोविजन याद रखो, पैसा कितना है नहीं याद रखना, इतना गधा मजदूरी नहीं करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार क्यों पुश कर रही है, क्यों इतना जोर दे रही है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट क्यों कर रही है। एक्चुअली ये सब कंक्रीट और स्टील का कहते हैं ना कि एक राष्ट्र सिर्फ कागज़ पे बना नक्शा नहीं होता। तो ऐसे एक सड़क महज कंक्रीट और स्टील का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये लाइफलाइन है मित्र इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो हिंदी में क्या लिखोगे, आर्थिक गतिविधियों की लाइफलाइन। जब पूछेगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व क्या है, तो आप लिखोगे आर्थिक गतिविधियों की लाइफलाइन। तो ये सब कीवर्ड यूज करोगे तो कितना कैची लगेगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इससे होता है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्रेस का ये दिखाने का एक ही माध्यम था कि कीवर्ड यहाँ से मिल रहा है। डेटा क्या है यार, ये डेटा देख लेना, कहीं नहीं पूछने जा रहा है। फिर भी अगर सड़क पे सीधा सवाल आएगा तो देख लेना, ठीक है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसको बताने में, पढ़ लेना, कुछ गलत लगेगा तो वेरीफाई कर लेना। उत्तर प्रदेश में जो आगरा एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ, 300 किलोमीटर से ज़्यादा का है, जो शायद पूरे भारत में सबसे लंबा है। ठीक, बाकी ये डेटा वेरीफाई कर लेना। हालांकि मैंने जो मॉडस ऑपरेंडी है उस मॉडस ऑपरेंडी में ये भी है कि जब भी आप कोई डेटा यूज करेंगे तो आप सोर्स लगाएंगे। हमारा है रेलेवेंट डेटा, रिसेंट डेटा और अपडेटेड डेटा। डेटा का सोर्स यानी ऑथेंटिसिटी। तो डेटा का जो सोर्स है वो यहाँ पे है, तो इसको क्लिक करके पढ़ लेना, क्लिकेबल रहेगा। ठीक है, जैसे आप इसको राइट साइड में करोगे ऐसे ही खुल जाएगा। ठीक है, देख लेना है आप, सब लिखा हुआ है। तो प्रामाणिकता से कंप्रोमाइज़ नहीं करते, पर कई बार हो जाता है। कल मैंने चूँकि पढ़ाया भी नहीं था, अगर देखा होता तो वहीं वेरीफाई हो जाता कि भाई डॉक्टर अंबेडकर बर्ड सेंचुरी कुंडा प्रतापगढ़ में है, कुछ और लिखा था। ऐसे 2-4 फैक्चुअल होते, मैं तो देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि फैक्ट आता है हटाओ इसको साइड में, वेरीफाई किया होगा, क्योंकि डांट पड़ती है उसके लिए फैकल्टीज को बहुत ज़्यादा। लेकिन एक लड़के ने लिखा कि साफ साफ एरर है, साफ गलत भरा हुआ है। मैंने सोचा यार कल मैंने पढ़ाया है, सिर्फ वो शेड्यूल वाला था जो क्या कहते हैं अमेंडमेंट नहीं डाला था उसमें, बाकी क्या गलती थी। फिर बाद में देखा बैठ करके, फिर उसको वेरीफाई किया, फिर उसको ऐड किया। तो फैक्चुअल चीज़ें आप खुद वेरीफाई कर लिया करो। 3-3 बार रिव्यू होता है, फिर भी कई बार वो एक्चुअली दूसरी टाइप की एरर थी। सब कुछ उसने सही डाला था, लेकिन उसे सीरियल से जो लिस्ट बनाई थी उसको उठा करके बस डाल दिया, तो पूरा मिसमैच हो गया। तो हो जाता है। गंगा एक्सप्रेस पे और तुम्हारी बातचीत में तुम्हारी विनम्रता झलकनी चाहिए, तुम्हारे संस्कार झलकने चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं परचून की दुकान नहीं चलाता हूँ कि तुम आओगे और फेंकोगे सामान कि देखो तुम्हारा सामान कितना क्वालिटी अच्छा नहीं था। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सामान इतना अच्छा हो कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए। और ज्ञान अपने आप में भी देन लेन का विषय नहीं है, लेन देन का विषय नहीं है। ज्ञान सिर्फ समर्पण का विषय, मेरी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, लेकिन मुझे वो कमेंट पर्सनली अच्छा नहीं लगा, मैंने उस पर कुछ जवाब नहीं दिया, इमिडिएटली आई फिक्स्ड इट। लेकिन बिल्कुल नहीं, तरीका ठीक नहीं। आप अपने सवाल रखो, उसको कहाँ रोकता हूँ। हर आपके एक भी किसी का कमेंट होता है, इमीडिएट एक्शन होता है। किसी भी कोचिंग में आपको इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। कोई एंटरटेन नहीं करता है तो है इमीडिएटली रिस्पॉन्स, प्रोएक्टिव अप्रोच है। खुद ही वेरिफिकेशन करते रहते हैं, बाद में चेंज करते रहते हैं जो भी गलती लगती। लेकिन फिर भी अगर कभी कुछ भी एरर रहा
और अगर बदतमीजी से बोलोगे तो निकाल दूंगा और डांटूंगा भी पब्लिकली। तो अगर वो लड़का जो था क्लास में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो बेटा, ठीक है। ये ज्ञान है, ज्ञान में विनम्रता जरूरी है, नहीं तुमको हम ज्ञान देंगे नहीं, भगा देंगे तुम, क्यों तुम पात्र नहीं हो, ठीक। बीपीएससी में एक बच्चे की वजह से 100 बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे मत करो। तो ऐसे गंगा एक्सप्रेस भी बन रहा है, 600 किलोमीटर लंबा है, शायद ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस भी हो जाए जब ये बन जाएगा। ऐसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी है जो 296। ये कब लिखोगे? ये कोई प्रोविज़न रटने की ज़रूरत नहीं है, ये तब लिखोगे जब वो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे के नेटवर्क के बारे में चर्चा कीजिए, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की उपस्थिति के बारे में चर्चा कीजिए, और इसके पूछे जाने की संभावना 0% है। ऑलरेडी उसने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का महत्व पूछ लिया। अब पूछेगा तो मतलब बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसको बनाना पड़ेगा, और बच्चे अलर्ट भी हो गए हैं ना उसके बारे में, तो वो नहीं चाहता है जो अलर्ट हो गए उस पर सवाल पूछा जाए। अब एक्सप्रेस वे को लेकर के क्या प्रावधान है उत्तर प्रदेश का, बजट के अंतर्गत मैंने डाल दिया है अभी, यूपी बजट 2025 में क्या प्रावधान। तो उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम 4 नए एक्सप्रेस वे बनाएंगे। कौन कौन सा मित्र? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौशाम्बी जनपद हरदोई वाया फरुखाबाद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाएंगे, यानी कि उनको शायद लिंक करने की बात हो रही है क्या? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे, ये लिंक क्या लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या है? एनीवन अवेयर अबाउट दिस? हाँ, ये क्योंकि 900 करोड़ रुपए में तो बनता नहीं ये सब तो लिंक ही होगा। गंगा एक्सप्रेस वे को कह रहा है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ से सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा। तो विंध्य एक्सप्रेस वे 50 करोड़, बहुत छोटा होगा फिर मुझे लग रहा है ना। तो बुंदेलखंड की बात आएगी तो उसका जिक्र कर देना, उसी एरिया में कहीं पड़ेगा, बुंदेलखंड में नहीं पड़ेगा विंध्य एक्सप्रेस वे, मिर्जापुर वगैरह ये सब क्या है, सोनभद्र वगैरह कहाँ पड़ेगा, कौन से एरिया में आएगा? पूर्वांचल में? दूसरी तरफ सोनभद्र दूसरी तरफ। तो देख लेना, पूर्वांचल के डेवलपमेंट की बात आएगी तो वहाँ इसको लिंक करना, फिर विंध्य एक्सप्रेस पे एग्जाम्पल देना है ना अंत में कि क्या कर रही है सरकार पूर्वांचल के लिए, बुंदेलखंड के लिए क्या कर रही है, एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा ना, तो इसको पूर्वांचल से लिंक कर देना, ठीक है। हाँ सर, ये पूर्वांचल में आ जाएगा, तो इसको पूर्वांचल से लिंक कर देना ताकि दिखाओ कि सरकार ये विंध्य एक्सप्रेस भी बना रही है। एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा विंध्य एक्सप्रेस के लिए सर 50 करोड़ दिया, बस बोल तो विंध्य एक्सप्रेस भी बना रही सरकार। ऐसे ही मेरठ को हरिद्वार से जोड़ रही गंगा एक्सप्रेस भी, विस्तार कर रही है, इसका एक्सपेंशन कर रही है, किसी काम का नहीं है, एक काम का निकला यहाँ पे, ये एग्जाम्पल दे देने का, एक ही एग्जाम्पल काम का यहाँ से निकला। और दूसरा बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस पे, ये दूसरा, इसको तो 5 स्टार मार्क करो। बुंदेलखंड पे कुछ भी हो डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस पे, रीवा आई थिंक वहाँ पे है ना एमपी में, तो अपना यहाँ पे, हाँ बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड की कुछ भी बात है कर देने का। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये तो बहुत अच्छा है, तो इसको भी ये भी 5 स्टार। तो बुंदेलखंड डेवलपमेंट के लिए कुछ भी है, बजट से, बजट में रटना नहीं है, उसमें से काम की चीज़ें निकाल लेनी है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसीलिए टॉपिक वाइज दे रहा हूँ, ये 2 चीज़ें निकाल लो यहाँ से, और यहाँ से विंध्य एक्सप्रेस भी पूर्वांचल के लिए निकाल लो, ठीक है, कर लेना। ये एक्सप्रेस वे का नेटवर्क है, देख लेना एक बार। अब यार ये मैंने पढ़ाने वाला हूँ, जैसे बर्ड सेंचुरी छोड़ दिया था ऐसे इसे छोड़ रहा हूँ, देख लेना किलोमीटर वगैरह अगर कम ज़्यादा होगा तो अपने आप ठीक कर लेना, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ प्लान्स हैं जो उत्तर प्रदेश ने रोड डेवलपमेंट के लिए बनाई हैं, उसमें से 1-2 प्लान है जो इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा सी कैची लगता है। लखनऊ प्लान जैसे बॉम्बे प्लान था, तो दूसरी चीज़ के लिए था खैर, लेकिन सुनने में कैची लगता है, एक तो ये। दूसरा है उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी है जिसका गठन 2004 में किया गया, और तीसरा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2007 में किया गया। ये 3 चीज़ें जरूर डालना रोड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो सरकारी एजेंसीज हैं उनका, ठीक है, GS 6 में, ठीक है। तो एक ये और एक ये। रोडवेज का महत्व क्या है, रोडवेज के बारे में आपने देख लिया, एक्सप्रेस वेज देख लिए, रोडवेज देख लिए, सारा क्या महत्व है यार, महत्व तो बहुत कुछ है।
स्टेक होल्डर अप्रोच अगर देखो ज़रा, अगर पॉइंट नहीं जनरेट हो रहा है तो स्टेक होल्डर अप्रोच लो। इंसानों के लिए क्या महत्व है, कार्गो के लिए क्या महत्व है, बिजनेस के लिए क्या महत्व है, ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या महत्व है, हाँ इंडस्ट्री के लिए क्या महत्व है, सब समझ में आ जाएगा, पूछने की ज़रूरत ही नहीं। सीमलेस कनेक्टिविटी, वो भी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी यानी शहर के भीतर, राज्य के भीतर, शहर के बाहर, राज्य के बाहर, अलग अलग राज्यों के साथ कनेक्टिविटी। अभी महाराष्ट्र से कुछ लोग गए थे तो प्रयागराज में कुंभ नहाने के लिए, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, कनेक्टिविटी कैसी हो गई है? वो सब नागपुर, इंदौर उस तरफ से रूट से उत्तर प्रदेश घुसे, चित्रकूट वगैरह की तरफ से। तो उन्होंने कहा ठीक ठाक है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेसवेज नहीं, लेकिन हाईवेज बहुत शानदार है ना। समृद्धि हाईवे है, कोल्हापुर हाईवे है, बहुत अच्छे अच्छे हाई स्पीड चलती हैं। उन्होंने कहा स्पीड थोड़ी सी प्रभावित हो रही, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि एक्सप्रेसवेज पे गए तो एक्सप्रेसवे पे जाने का उनको मौका नहीं मिला। तो एक्सप्रेसवेज बहुत अच्छे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हाईवे जब भी उतने अच्छे नहीं, स्पीड अभी भी कम रहती, गाय आ जाती है, बैल आ जाता है बीच में, घोड़ा आ जाता है, ठीक है, बच्चे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा उनको एलिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा उनको और सीमलेस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बस चल दो तो चल दो, उछाल मारता रहता है वो, इतना जंपिंग होता रहता है, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सीमलेस मूवमेंट, पहला तो रोडवेज का फायदा क्या है, सीमलेस मूवमेंट। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, मैंने बताया था ऊपर क्या लिखा था यहाँ पे देखो, कि जो सड़क होते हैं, ये लिख के आना आर्गूमेंट में, वो सिर्फ स्टील और कंक्रीट के बने हुए जाल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लाइफलाइन होते हैं। तो लिखने का यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लाइफलाइन, ट्रेड और कॉमर्स लॉजिस्टिक्स को बढ़ाते हैं, ठीक। और टाइम और फ्यूल बचाते हैं। भाई मुंबई में जो सी लिंक बनाया गया अभी नया, शायद एशिया में सबसे लंबा या कुछ ऐसे, वो बनाने का क्या कारण था, पहले से था ही सब कुछ, इसलिए क्योंकि भाई समय कम लगेगा, उससे टाइम रिड्यूस हो जाएगा, डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, फ्यूल बचेगा। तो फ्यूल बचेगा तो भले आपकी जेब में से सिर्फ 500,000 रुपये ही महीने की बचत हो, पूरे राष्ट्र की कितनी बचत होगी, बहुत ज़्यादा बचत होगी ना। तो टाइम और फ्यूल में बचत होगा। ऐसे टनल भी इसीलिए बनाए जाते हैं। डीकंजेशन होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, जाम नहीं लगेगा गंगा एक्सप्रेस पे, NH2 और NH27 पे टाइम और कंजेशन कम कर रहा है। और आपने तो देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज पे सुखोई तक शायद उतर चुका है। तो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब युद्ध होता है तब क्या होता है, सबसे पहले जो आपके एयरफोर्स स्टेशंस हैं, पट्टियां हैं, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। कई बार आपके अगल बगल में अगर कोई एयरपोर्ट है उसको भी तबाह कर दिया जाता है। तो फिर अगर एक्सप्रेस वे इस तरह से हैं तो फाइटर प्लेन यहाँ पे उतर सकते हैं, बीच बीच में हवाई पट्टी जैसी यहाँ पे निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस तो कर ही रहा है उत्तर प्रदेश। चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं यूपी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं। क्वालिटी जो है रोड की वो ख़राब है, पुअर मेंटेनेंस है। और ये बात मैं जानता हूँ कि लास्ट टाइम जो विजिट किया था मैंने, बनारस माँ के साथ गया था, और कहाँ से गया था, शायद लखनऊ से गया था, ऐसे कुछ था, सड़क से गया था। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते हैं, उछाल बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुत इशूज हैं, बीच बीच में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हैं। सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं आता है कि आप बैठ के और आपको दुनिया में कुछ नहीं और म्यूजिक चला लिया, आप आराम से जा रहे हैं, वैसा नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर पर पुअर क्वालिटी तो है। इंटरनेशनल रोड कांग्रेस है, उसके स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं यूपी की सड़कें, एक्सप्रेसवेज को अगर छोड़ दिया जाए तो। ग्रीन रोड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी नहीं चल रही। नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें जर्मनी बहुत आगे चल रहा है रोड टेक्नोलॉजी के मामले में। इंटरनेशनल रोड कांग्रेस को कहीं ना कहीं सच्चे अर्थों में रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक से सड़कें बना रहा है। नितिन गडकरी नेशनल हाईवेज में इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी अपनी जो स्टेट हाईवेज हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल हाईवेज हर जगह नहीं हो सकती। दूसरा, ढेर सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें भी देरी हो रही है। भट्टा परसोल जैसा भयावह कांड उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। लैंड एक्विजिशन एक बड़ा मुद्दा है। सड़क बनाने के लिए, एक्सप्रेस वे बनाने के लिए बहुत कॉस्ट लगता है, तो हाई कैपिटल चाहिए। और ये सब तो ठीक है, ये उसके ड्रॉबैक सबसे बड़े,
ग्रामीण संपर्क, जिनको रूरल कनेक्टिविटी कहते हैं, उन पर अपर्याप्त ध्यान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड अब भी अपर्याप्त ग्रामीण सड़क नेटवर्क से जूझ रहा है। मैं तो बहुत अपनी टीनेज की बात बता रहा हूँ। जब मैं गया था अपने दोस्त से मिलने, आगरा, इलाहाबाद में साथ था, तो उसके गांव गया मैं, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, सादाबाद, और वहाँ पे गांव गांव तक अच्छी सड़क थी। उस समय तुम सोच भी नहीं सकते थे। अभी भी स्थिति खराब है पूर्वांचल की। तो निश्चित तौर पे अभी भी रूरल कनेक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशली 2012 से ही या उसके पहले से ही शायद जो मेट्रो वगैरह है, जो अर्बन मास ट्रांसपोर्ट है, उसको डेवलप करने के लिए कोशिश हो रही है। और मैं लखनऊ मेट्रो में सफ़र किया, अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा, सिमलेस एक्सपीरियंस रहा। तो अर्बन मास ट्रांसपोर्ट जो है उस पर उत्तर प्रदेश ने ध्यान दिया है। मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली का जो आरआरटी है वो भी इस दिशा में एक बहुत शानदार कदम है, जिसमें उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। अर्बन मास ट्रांसपोर्ट होता क्या है? अंग्रेज़ों के ज़माने में ट्राम रेलवे चलती थी, अब भी कलकत्ता में चलती। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कई जगहों पर फ्री है, और ऐसा ऑस्ट्रेलिया इसलिए करता है ताकि लोग कार ना लाएं, लोग हतोत्साहित हों अपनी पर्सनल व्हीकल को यूज करने के लिए, इसलिए वहाँ पे फ्री व्हीकल चलाई जाती है, पोल्यूशन कम होता है। भारत में भी अर्बन मास ट्रांसपोर्ट, जिसमें मेट्रो भी आता है, जिसमें मोनो रेल भी आता है, जिसमें ट्राम भी आता है, अब तो ट्राम को यूज नहीं करता, जिसमें पब्लिक बसेस भी आती हैं, इन सबको भी यूज करना है। तो ये सब क्या होते हैं? पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट, अर्बन मास ट्रांसपोर्ट। उत्तर प्रदेश जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसने 7,000 बसेस महाकुंभ के लिए लगाया है, ताकि वो लोगों को कैटर कर सके। तो भी मास ट्रांसपोर्ट है। बेहतर होता कि अगर मेट्रो लाइन होती, पता लगे बगल के डिस्ट्रिक्ट से मेट्रो से लाती, नहलाती और लेके चली जाती, कितना अच्छा होता। उद्देश्य क्या होता है मास ट्रांसपोर्ट का, अर्बन मास ट्रांसपोर्ट का? ताकि ट्रैफिक कम हो, कार्बन उत्सर्जन कम हो, अफोर्डेबल हो सके। अब आप देखो लखनऊ में 20 रुपये का टिकट लो, तो मैंने चार बाग से टिकट लिया और चिन्हट तक गया, उधर हाई कोर्ट के पास तक, 20 रुपये ही टिकट था, 20-30 रुपये, कितना सस्ता है। ऑटो वाला परेशान कर देता पैसे ले लेके। तो पीएम मोदी ने भी लास्ट ईयर रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है उसका उद्घाटन किया, चूँकि उत्तर प्रदेश उसमें एक स्टेक होल्डर है। तो अगर उसने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में सवाल पूछा है तो इस बारे में भी सवाल पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या पूछेगा? तो मैंने क्या किया, ये जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, इस आर्टिकल को उठाया और कुछ नहीं किया, बस तुम लोग भी थोड़ा सीख लो, इससे कोई मस्त रहेगा। हाँ, इसको उठाया, प्रीमियम आर्टिकल था, इसको उठा के कॉपी किया, कॉपी करके एआई की मदद से इसके आर्गूमेंट्स निकाले, मतलब थोड़ा कमांड देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है अच्छे से, और उसके बाद फिर एआई की ही मदद से इसको अलग अलग डायमेंशन में बनवा लिया कि इससे फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि और क्या होता है ना कि एक्चुअल में ये फ़ायदा होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च तो किया होगा, अदरवाइज तो पॉइंट तो जेनेरिक है, लेकिन पॉइंट आरआरटी के लिए एप्लीकेबल है, तो पॉइंट निकलवा लिया। क्या करेगा? एनसीआर का जो पोटेंशियल है, अभी तक मेरठ कहते थे कि खाली भाई खिलौने बनाता है, खेल बनाता है, ये करता है, वो करता है। अगर गुरुग्राम डेवलप कर सकता है, गुरुग्राम तो भाई अलग ही लेवल पे जा रहा है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, बिजनेस स्टैंडर्ड है किसका, उसमें कह रहा था कि गुरुग्राम में एक नया मुंबई है एक्चुअली, मतलब पोर्ट नहीं उसके पास, लेकिन नया बेंगलुरु है, और उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी चर्चा बेंगलोर और बॉम्बे के बारे में होती। तो बहुत ही लेस डिस्कस्ड एरिया है गुरुग्राम, बहुत डेवलप कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो इसलिए डेवलप कर रहा है क्योंकि कोई एनसीआर में था, कनेक्टिविटी बहुत शानदार थी, दिल्ली के बिजनेसमैन वहाँ जाके सेटल होने लगे, वहाँ बिजनेस करने लगे, हरियाणा गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ थी। तो अगर उत्तर प्रदेश अच्छी पॉलिसी बनाए, दिल्ली में जो इन्वेस्टमेंट आता है, दिल्ली के जो भी पूंजीपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो जाकर के क्यों नहीं मेरठ में, क्यों नहीं गाजियाबाद में और अच्छे इन्वेस्ट करेंगे, क्यों नहीं यहाँ और थोड़े से आसपास शहरों में जाएंगे, सिर्फ नोएडा में क्यों जाएंगे? तो अनलॉक एनसीआर पोटेंशियल, एनसीआर का जो पोटेंशियल है, चाहे वो ट्रेड का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो भी तो हार्नेस होगा, सदुपयोग होगा। कंजेशन, वैसे मेरठ से अगर आप आओ दिल्ली तो पूरा दिन लग जाएगा। अभी रजत आया था, जब मैं गया था कम्युनिटी मीट में दिल्ली में, रजत आया था बस से,
घर से बेचारा दोपहर में निकला, रात हो गई उसको आते आते। अगर यहीं आरआरटी होती उसके पास, कितना मस्त आता। मुजफ्फरनगर से शायद आया था। एनहांस कनेक्टिविटी ऑफ कोर्स होगी, बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल होगा। तो आरआरटी पे सवाल आएगा तो ऐसे बना देना, कर देना, ऐसे ऐसे। सिंपल है पर ऑफ कोर्स प्रामाणिक। ठीक है मित्र, कॉपी पेस्ट से बेहतर है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है अर्बन मास ट्रांसपोर्ट का? यार महत्व ही महत्व है, जो ऊपर लिख दिया है उसी को थोड़ा एलिब्रेट कर दिया है। ट्रैफिक कम होगा, पैसा कम लगेगा। मैंने कहा ना 20 रुपये में आया था मैं। इको फ्रेंडली तो है ही, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, सस्टेनेबल है। एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी कि लोग चाहेंगे कि बर्थडे मनाना है 11 बजे अपने दोस्त का जाकर किचन हट में, और 12 बजे वापस आ जाना, आ जाएंगे अगर 12 बजे तक ट्रेन चल रही तो। बट चैलेंजेस बहुत। पर किलोमीटर मेट्रो को चलाने में बहुत पैसा लगता है, करोड़ों लगता है। इवन लखनऊ मेट्रो की एस्टिमेटेड कॉस्ट 7,000 करोड़ है। और मेंटेनेंस बहुत होता है। पता लगता है मेट्रो आपने कर लिया, पर दिल्ली में कितना बवाल चल रहा था मेट्रो सेट के लिए, बॉम्बे में कितना बवाल चल रहा था। पिछली बार जो उद्धव सेना की गवर्नमेंट थी वो कह रही थी भाई मेट्रो सेट के लिए हमारे के जंगल नहीं काटने देंगे। नई गवर्नमेंट आई, उसने कहा परमिशन दे दिया। तो फिर उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत दिक्कत होती है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि एक संस्था चलाने में, एक कोई काम करने में, ज़िंदगी भर की तमाम गवर्नेंस से लेकर के हर चीज़, कॉस्ट से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर लेवल पे आपको बहुत जूझना पड़ता है। सर्वाइव नहीं कर पाते आप। तो ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, वेतन से लेकर के मेंटेनेंस तक, हर चीज़ तक। और क्या है, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन, जिनको उजाड़ दोगे उनके लिए, वो सब तो है ही। तो ये सब चैलेंजेस हैं, 2-4 चैलेंजेस और भी जो तुमको समझ में आए लिख देने का। एक यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा अच्छा होता कि ये 7,000 करोड़ जो बता रहा है टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट, मैं कहीं पढ़ रहा था कि पर किलोमीटर 20-30 करोड़ तो और ज़्यादा ही लग जा रहा था। एक बार मैं देख लेता हूँ थोड़ा, वो ज़्यादा अच्छा डेटा होता मुझे लग रहा है। ये उतना फील नहीं आ रहा है। पर केम मेट्रो डेवलपमेंट कॉस्ट इंडिया, सॉरी, ये देखो 5-6 2019 का डेटा है भाई। अर्बन मास ट्रांसपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या स्कीम है, उस पर कुछ कुछ आप देख लो एक बार। मैंने बजट में देखा तो बजट में कह रहा था कि 3 फंक्शनल हैं एक्चुअली। तो और रजत ने इसमें क्या किया था, मैं वेरीफाई कर रहा था, रजत ने कहा था 2 फंक्शनल है। फिर मैं क्या किया, उत्तर प्रदेश मेट्रो के साइट पे गया और मैंने देखा क्या क्या फंक्शनल है। तो साइट पे मुझे 3 ही फंक्शनल दिखा। मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया है। कितने फंक्शनल है अभी मेट्रो उत्तर प्रदेश में, 3 या 2? हाँ नोएडा, तो कानपुर और लखनऊ से। नहीं नहीं नहीं, नोएडा तो छोड़ ही दो, कानपुर, लखनऊ और आगरा भी फंक्शनल है मेरे भाई। सर नोएडा भी है, नोएडा भी है। नोएडा है। देखो यार 1 मिनट भैया, अ, पे सवाल आने की संभावना ठीक ठाक है। तो प्लीज़ अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग में भी डालना चाहता हूँ कि एज पर दिस इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश में जो टोटल जो मेट्रो दिख रहा है वो 3 दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन चला रही है, लेकिन उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में शायद मेट्रो हैं तो जो फंक्शनल हैं। तो एक बार क्या करना कि देख लेना एग्जैक्टली कितने मेट्रो फंक्शनल हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, हाउ मेनी मेट्रोज आर फंक्शनल इन यूपी। ये देख लेना, अगर मेट्रो पे सवाल आएगा तो ये लिख के आना कि इतने मेट्रोज फंक्शनल हैं, इतने अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और वो पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो भी लिख के आना। कुछ आर्गूमेंट पढ़ाते वक्त ध्यान में आता है जो महत्व का है, कर लेना एक बार, ठीक है। कहोगे तो मैं ही कर दूंगा, बट याद दिलाना पड़ेगा आपको, ठीक।
वे फॉरवर्ड क्या हो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए? हाँ, तो क्या करो, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब दो तरीके से। एक तो ये है जब आप सड़क बना रहे हैं तो ग्रीन हाईवे बनाओ। ग्रीन हाईवे कैसे बनाओगे? पहली चीज़ तो जब आप सड़क बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज कर रहे हैं वो ऐसा हो जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो। प्लास्टिक मटेरियल यूज करो, आप कंस्ट्रक्शन वेस्ट यूज करो, आप आर्टिफिशियल कंक्रीट यूज करो, आप जो होता है उससे निकलता है थर, थर, हाँ स्लैग, स्टील स्लैग यूज करो। थर्मल पावर प्लांट से जो वो निकलता है जो बाद में बहुत जाम हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, क्या नाम उसका? हाँ, उसको आप जहाँ पे मिट्टी डाल रहे हो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि इन सब जगहों पर आप उसको यूज करो। प्लास्टिक तो है ही, प्लास्टिक पोल्यूशन कम करने के लिए। दूसरा, नितिन गडकरी कह भी रहे थे कि वो टेक्नोलॉजी आ गई देश के पास जिसमें इसका यूज हो रहा है अच्छे से। फिर जब एक बार बन जाए फिर क्या करो कि चारों तरफ उसके किनारे किनारे आप पेड़ लगाओ। कैसे पेड़ लगाओ? जिससे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो। दूसरा क्या करो, सोलर पार्क लगाओ ताकि कम से कम सड़क की जो बिजली है या आसपास के गाँव की जो बिजली है उसको ग्रिड में डाल करके यहाँ से यूज करो, स्ट्रीट लाइट में यूज करो। फिर और अच्छा करने के लिए तो आप उसके आसपास इंडस्ट्री बना दो, जो इंडस्ट्री ग्रीन इंडस्ट्री होगी। जैसे डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो वहाँ पे कोशिश करो कि बिजली जो है वो सेल्फ सफिशिएंट रहे। तो ये होगा ग्रीन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, ग्रीन सस्टेनेबल हाईवेज। ठीक, और क्या करो? और करो, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत शानदार कर दो। स्मार्ट जो सिटी है उसका कॉन्सेप्ट ही है ट्रैफिक मैनेजमेंट। अच्छा करो, हाईटेक रूम बनाओ, हेडक्वार्टर्स बनाओ। रोड सेफ्टी, ये तो बात ही मत करो इंडिया की। एक रिपोर्ट जो नॉर्मल हर साल बदलती रहती है लेकिन 5-10 हज़ार का डिफरेंस आता है। कोरोना में काफ़ी कम हो गया था, उस समय लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। हर साल भारत में 1.5 लाख लोग रिपोर्टेडली, जो रिपोर्ट होता है, डेथ हो जाती है सड़क दुर्घटना में। और अधिकतर लोग जो इसमें होते हैं उनकी एज बिलो 45 होती है, अधिकतर लोगों की बिलो 50 होती है। मतलब वो एक्टिव अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली के, जो असमय उनका जीवन खत्म हो जाता है। और लाखों लोग ऐसे हैं जो परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं या पार्शियली डिसेबल होते हैं। उसकी मेडिकल कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि रोड भारत में रोड बहुत बहुत असुरक्षित, बाइक बहुत असुरक्षित। इतनी हालत ख़राब है कि मतलब आप कहीं भी देख लो बस एक्सीडेंट ही दिखता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ही दिखता है। उसके पीछे कारण क्या है? अगर सवाल सीधा सीधा पूछ ले कि रोड एक्सीडेंट्स के क्या कारण हैं, पहला तो हमारी रोड की डिज़ाइन ही बकवास। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया करे कि हमारे रोड की डिज़ाइन इंटरनेशनल रोड कांग्रेस की स्टैंडर्ड के हिसाब से है ही नहीं। मतलब मैं नेशनल वे हाईवेज की, एक्सप्रेस वेज की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल कह रहा। स्टेट हाईवे या नॉर्मल सड़कें कर्व पता लगेगा कहीं भी घुमा देते हैं, कैसे भी उछाल रहेगा, कहीं भी टकरा जाओ। दूसरा, भारत में अधिकतर जो एक्सीडेंट्स के कारण हैं, बड़े कारण हैं, वो दो हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग। अभी कुछ महीने पहले की बात है, ऑफिस के समय हो गया था और एक बंदा कार से मस्त टुल्ल थप्पी करके और सीधा ऑफिस के गेट में आके ठोक दिया उसने। किस्मत अच्छी थी, एयरबैग खुल गया था, मर जाता। फिर भी पूरा कहीं ना कहीं फ्रैक्चर होगा, उसको जैसे तैसे ऑटो में लाद करके भिजवाया मैंने। तो कुल मिलाकर के हो क्या रहा है कि ओवर स्पीडिंग बहुत होती है, ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत होती है, ट्रैफिक रूल का पालन ही नहीं होता है भारत में। तो ये सब कारण है, अनअवेयर हैं लोग। समृद्धि एक्सप्रेस वे भारत का सबसे शानदार एक्सप्रेस मतलब हाईवे है, लेकिन वहाँ पे भी जो ट्रैफिक रूल है उनको पता ही नहीं। ट्रक वाले किसी भी लेन में घुसाए चले जा रहे हैं, ओवरटेक कहीं से भी हो रहा है, तो मरते हैं लोग, एक्सीडेंट्स होते ही, दूसरों की गलती की वजह से लोग मारे जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है भारत में, आज भी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। ऑटोमेटिक जो कंट्रोल है आपके ताज एक्सप्रेस वे वगैरह पे जो दिखता है वो बाकी शहरों में, बाकी सड़कों में नहीं दिखता है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो पता चलता है कि जो गोल्डन आवर होता है 1 घंटे के अंदर आपको पहुंचाना होता है वो नहीं पहुंचा पाते। जो गुड समरिटन है वो अपना ठीक से काम नहीं कर पाते, लोग पड़े रहते हैं, कराते रहते हैं, लोगों को लगता है दारू पी के पड़ा हुआ होगा। ये सब प्रॉब्लम है इस देश के। जो रोड एक्सीडेंट्स पे अगर कभी आएगा तो पॉइंट्स आप लिख देना। तो इंजीनियरिंग से लेकर के गुड समरिटन तक आप पॉइंट लिख के आ जाना। तो पहली चीज़ एडवांस ट्रैफिक सिस्टम करो, रोड सेफ्टी लेके आओ, एनहांस एफिशिएंसी, स्मार्ट सिग्नल। अच्छा, सिग्नल भी मस्त गजब गजब के होते हैं। मैं शहर में देखता हूँ जहाँ पे भीड़ बिल्कुल कम है वहाँ पे सिग्नल हो भी 100 सेकंड के, 150 सेकंड के। और जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है पता लगता है वहाँ पे सिर्फ 23 सेकंड का सिग्नल है।
और कई बार तो ऐसा होता है कि जहाँ सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ भी सिग्नल लगा दिया, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं लगा दिया है, वहाँ हवलदार हाथ देता रहता है। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करो। पीपीपी, सिर्फ पीपीपी क्यों करना है भाई? हाइब्रिड यूनिटी मॉडल है, आप बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र करो, 50 तरीके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो भी प्राइवेट प्लेयर के साथ कोलिब्रेशन आप कर सकते हो ताकि प्राइवेट फंडिंग है, तो ये पीपीपी तो एक सिंबल है। बाकी प्राइवेट फंडिंग के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हो करो। ये सब मॉडल पढ़ो। और क्या करना है? टेक्नोलॉजी बेहतर लेके आओ, चार्जिंग स्टेशन लेके आओ। अभी मैं एक जगह जा रहा था और उसकी कार में बैठा, और उसकी कार कैसी थी, वो वाली इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाली थी। उसने कहा कि 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर चली जाएगी, और पता चला कि हम ट्रैफिक में फंस गए और बाकी चीज़ें थी, तो मंजिल पे पहुंचने के 5 किलोमीटर पहले ही ख़त्म हो गई उसकी चार्जिंग, और चार्जिंग स्टेशन कहीं था नहीं, गाड़ी उसको वहीं पार्क करनी पड़ी। तो अगर चार्जिंग स्टेशन बीच पे होता तो ये दिक्कत नहीं होती। इसकी वजह से लोग ऐसी गाड़ियों में प्रेफर नहीं करते हैं चलना। तो चार्जिंग स्टेशन लेके आओ, स्मार्ट हाईवेज बनाओ, प्लास्टिक जैसी चीज़ें, बिटुमेन वगैरह का यूज करो। कंक्लूजन निष्कर्ष लिखते ना, जैसे कंक्लूजन और निष्कर्ष बड़ा कैची है, अच्छा है, पढ़ लो। एक्सप्रेस वेज सिर्फ सड़कें नहीं है कंक्रीट और स्टील की, लिख देना यहाँ, कंक्रीट स्टील की सिर्फ सड़कें नहीं है, बल्कि में आर्थिक परिवर्तन की लाइफ लाइन, जो मैंने आपको दिखाया अभी इंडियन एक्सप्रेस में, और मस्त है, वो कैची है। आपको ये नहीं मिलेगा जनरली, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट का ज़माना है, वहीं करते हैं। किसको पढ़ी है, एक्सप्रेस खोलेगा, पढ़ेगा, समराइज करेगा, नहीं करते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ों को करो। कंक्लूजन क्या करोगे? रेजिलिएंट, इंक्लूसिव और पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देकर हम SDG9 यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए सभी के लिए अधिक न्याय संगत और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। या फिर इन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति की रीढ़ है, दिस इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, जो लोगों को, उनके विचारों को और अवसरों को, जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ को जोड़ता है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और विकास को बढ़ावा मिलता है। कितना शानदार कैची कंक्लूजन, लिख सकते हो। मैंने कहा था रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन देंगे, कंटेंट के साथ सबसे अच्छा तरीका है इंट्रो कंक्लूजन देना, नहीं तो एक साथ कोई रटता वटता नहीं है, खाई में पड़ा रहता है, कचरे में चला जाता है। इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको हम एक बुकलेट की फॉर्म में अवेलेबल करवा देंगे जब पेपर ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि GS3 के जितने भी वो हैं कंटेंट हैं, सबको एक जगह दे दें, कंपाइल करवा दें क्या भाई? चाहिए जी क्या? सर, और वो उसका PDF भेज दीजिए। हाँ, और क्या कर दें? 1 पेज नोट सर। हाँ भाई, वो तो बोला ही नहीं है। सर, वो जो कंटेंट है वही बस प्रिंट कराने के लिए मिल जाए बस। एक साथ करवा देते हैं। सृष्टि जी सर, उसको पूरा कंपाइल करके अलग अलग भी रहने दीजिए सर, एक लास्ट में एकदम पूरा कंपाइल भी करके दे दीजिए। सृष्टि, हो तुम क्लास में? यस सर। मैडम, जब समय मिले आपको, आप पर बहुत अतिरिक्त बोझ है, जब समय मिले तो जितने भी कंटेंट हैं PDF में मर्ज कर देना। हो पाएगा? ओके, करते हो। कर देना, ठीक है। GS3 खत्म हो चुका है, कर दीजिएगा, आराम से समय ले लीजिए, 3-4 दिन में कर लीजिए। सर 10 दिन बाद भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन मिल जाए। ठीक है। कमेटी है कुछ, कमेटी यूज करना है। दीपक पारेख कमेटी, अनिल काकोदकर कमेटी, नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल, इनका जिक्र करके आना। सजेशंस में, सलाह में, सुझाव में किन की कमेटी की रिकमेंडेशन को लागू किया जाए। सबके रिकमेंडेशन लगभग सेम थे, इसकी वजह से लिखा नहीं है, बहुत लंबा हो जाता, कोई मतलब भी नहीं था। सेफ, एडुकेट, हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, सही। इसको ऐसे लिख के मत आना मित्र, इसको ऐसे भी लिख के मत आना, पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख के आना, ठीक है। हीरा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज, एस से हाईवेज, आई से इनलैंड वाटरवेज, आर से रेलवेज, ए से एयरवेज, फॉर प्रमोटिंग कल्चर ऑफ मल्टी मॉडलिटी। तो प्लीज़ अब मुझे बताओ आप कि कमेटी हो गई, कीवर्ड हो गया, इंट्रो कंक्लूजन हो गया, कंटेंट हो गया, उसके आर्गूमेंट हो गए, उस पर शानदार डेटा हो गया, उस पर विजुअल्स हो गए, बजट हो गया, इसके बाद क्या पूछेगा इस पे जो आप नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे ना? इसके बाद भी दुनिया के सबसे महान कंटेंट आपको चाहिए, ढूंढने निकलोगे टार्च लेकर के, हो सकता है कोई एक चीज़ उसमें अच्छी मिल जाए।
लेकिन उसके लिए क्या आप एक उम्र निकाल दोगे? क्या इसी को पढ़ करके और कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी तो उसमें ऐड कर दोगे? बोलो। नहीं सर। यही सब विषय है सर। तो फिर ये सब कर लेना यूज। कुछ केस स्टडी भी, मैंने कहा था केस स्टडी भी आपको मिलेगा। जापान का टोक्यो और टोमई करके एक्सप्रेस वे है जो टोक्यो और नगोया को जोड़ता है, और दो शानदार और बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, सॉरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, और उनको आपस में जोड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, अपना मूवमेंट उनका बेहतर होता है, कार्गो का मूवमेंट होता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन भी सिंसियर होता है। भारत में अगर इस तरह से हो जाए कि लखनऊ, कानपुर और प्रयाग आपस में इतना शानदार मोबिलिटी से कनेक्ट हो जाएं तो मज़ा आ जाए। अभी मेरा दोस्त गया हुआ है महाराष्ट्र से कुंभ नहाने, तो पता चला कि वो वंदे भारत पकड़ा उसने मेरठ से, और मेरठ से लखनऊ उतारा। हमने कहा कानपुर नहीं आया? उसने कहा नहीं, रायबरेली से होकर चला गया। काश ऐसा कुछ होता कि वंदे भारत को कानपुर से भी लेके जाते, क्या दिक्कत था? कर सकते थे अगर ऐसा कुछ प्रोविजन हो तो, या वो कानपुर तक भी चला दे। अब रेलवे की बात, पढ़ लेना है सब डेटा। मेट्रो रेल की बात, ये देखो, वेरीफाई करने की चीज़ अपकमिंग है। बजट में क्या इन्होंने कहा है वो थोड़ा देख लेते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बजट में दिखाया आई थिंक, बजट प्रोविजन मेट्रो के बारे में कुछ पैसा ऐसा उन्होंने दिया है। अगर मेट्रो पे स्पेसिफिक सवाल आ जाए तो जो वेरीफाई कर लोगे कि कितने फंक्शनल हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको बोल, अगर वो पूछ ले सवाल तो दो तरीके से पूछेगा। पहला सवाल कैसे पूछेगा, सिंपल कि उत्तर प्रदेश में कितने मेट्रो फंक्शनल हैं, उनके महत्व को बताइए, या उत्तर प्रदेश में मास ट्रांसपोर्टेशन या अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो काफ़ी प्रभावशाली हैं, इनके महत्व को रेखांकित कीजिए। या तीसरा पूछेगा, मेट्रो शहरों की लाइफ लाइन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस पर चर्चा कीजिए। इस तरीके से अगर सवाल 3-4 भी टाइप का बन जाए, ज़रा सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो, सबका जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश में अगर सीधा सीधा मेट्रो पे सवाल पूछे तो जितने मेट्रो हैं उनके बारे में महत्व बता दो, अदरवाइज ब्रीफ में बता दो कि फंक्शनल मेट्रो कितने हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो कितने हैं, और फिर उनके बेनिफिट क्या हैं, सीधे उस मुद्दे पे जंप कर जाओ। पहला बेनिफिट क्या होगा, एफिशिएंट है यार, रिलायबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, समय कम लगता है, पैसा कम लगता है। दूसरा, ट्रैफिक कम होता है, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, कैपेसिटी बहुत है, हज़ारों लोगों को एक साथ लेके जा सकता है। और क्या होता है, क्लीन है, ग्रीन है, फास्ट है, पैसा तो कम लग ही रहा है, सेफ है, एक्सीडेंट्स नहीं होते मेट्रो का। आज तक मैंने नहीं सुना कि टकरा गई हो आपस में, ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक, सुरक्षित है, विश्वसनीय है। चैलेंजेस बहुत है यहाँ पे, फिर से कह रहा हूँ, लिख लेना, पर केम कितनी कॉस्ट जरूर लिखना, उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कोलाबा और बांद्रा में जो सीपेज लाइन है इनका 21,000 करोड़ लग रहा है मुंबई में। ये बात अलग है, मुंबई में इसलिए सारा महंगा हो रहा है, एक्विजिशन से लेकर के बाकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जा रही है। 33 किलोमीटर में 21,000 करोड़, तो 1 किलोमीटर में कितना हुआ बताओ, 1 किलोमीटर में कितना हुआ बोलो। 6,000 करोड़। 1 किलोमीटर में 6,000 करोड़ होगा, 33 किलोमीटर में 21,000 करोड़ होगा, तो 1 किलोमीटर में 6,000 करोड़ होगा, कुछ भी। हाँ बोलो, कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 6,500 हाँ, तो 650 700 करोड़, 600-700 करोड़ होगा, ठीक है, उसी के आसपास। तो उधर जो डेटा दे रहा था वो सही दे रहा था, 800 करोड़ उधर कुछ दिख रहा था ना, तो ठीक है। 700 हाँ अंडरग्राउंड होगा और एलिवेटेड मेट्रो वाला, अंडरग्राउंड वाले पे ज्यादा लगते हैं इसलिए वो मित्र ज्यादा आ रहा था। मित्र ठीक है, मुंबई जैसे शहर में अंडरग्राउंड करना ही पड़ेगा, कोलकाता में अंडरग्राउंड करना ही पड़ा। कुल मिलाकर के मेट्रो आप बिछाओगे तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कुल मिला के आपको ये साबित करना है ना, ये थोड़े कहोगे अंडरग्राउंड था इसलिए कॉस्ट ज़्यादा लग ही रहा है। और आजकल मेट्रो आप बनाओगे तो इतने बिल्डिंग्स हैं, इतने इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, किसका घर तोड़ दोगे बताओ। राजनीति में वापस नहीं लौटना है क्या, चुनाव नहीं जीतना है, अंडरग्राउंड बनाना ही पड़ेगा। और लोगों को बर्बाद कर दोगे क्या, नहीं, रिहैब कहाँ करोगे उनको। 1 किलोमीटर में 700 करोड़ लग रहे हैं, आप सोच लो, इतना महंगा है। लिख के आना इस ये एग्जाम्पल। लैंड एक्विजिशन बहुत मुद्दे हैं, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, अभी जापान से मंगाते हैं लोग, डिले होता है, कॉस्ट ओवररन होता है हर जगह। थोड़े वो मेट्रो मैन, क्या नाम उनका,
श्रीधरन की श्रीधरन। हाँ, तो हर जगह वो थोड़े रहेंगे। क्या करोगे इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए? प्राइवेट फंडिंग लाओ, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ भी लाओ, टेक्नोलॉजी भी लाओ, स्विट्जरलैंड से टेक्नोलॉजी लाओ, जापान से लाओ, चीन से लाओ। और क्या करो? लैंड एक्विजिशन को आसान करो, पहले ही लैंड एक्विजिशन करके रखो। अगर 4 साल बाद तुमको मेट्रो लानी है तो पहले से लैंड एक्विजिशन रखो ताकि समय कम लगे। स्टेशन कहाँ बनाओगे, मेट्रो की पार्किंग कहाँ करोगे, ये सब पहले से करके रखो। प्लानिंग मैनेजमेंट बेहतर करो। उत्तर प्रदेश में मेट्रो को बढ़ावा देने के लिए, रेलवे को बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या प्रयास? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश हो रही है भारत सरकार के सहयोग से, आपको पता ही है, दादरी वगैरह के आसपास। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं भारत सरकार के सहयोग से। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली। सेतु भारतम परियोजना चल ही रहा है। जब बात RRTS की हो रही है तो कैसे नहीं करेंगे, सवाल पूछे जाने की संभावना भरपूर है। PM ने इनाग्रेट भी किया लास्ट ईयर। क्या फ़ायदा होगा इसका? पहले तो जान लो RRTS क्या है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसको ऐसे ही लिख दिया है, जो हमारी प्रूफ रीडर हैं उन्होंने लिखा था इसको क्षेत्रीय द्रुत गति ऐसा कुछ सिस्टम, और उसको उन्होंने इस पे एलो डाल दिया था क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि वो ये लिखे ना लिखे। उनको कमांड है सीधा। जो भी प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं बहुत शानदार लोग हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे एक रिक्वेस्ट पर, आह्वान पर कम से कम 10 से 12 लोगों ने स्वयं सेवा देने के लिए, ऑफ कोर्स कोशिश रहेगी उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। हम काम तक नहीं दे पा रहे, इतने ज़्यादा स्वयंसेवी हो गए। तो ये दिखाता है कि कितने अच्छे लोग हैं। एक आध गंदे लोग होते हैं, उनकी बात नहीं, वो ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा, एहसान फरामोश होते हैं, उनका जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बहुत शानदार लोग हैं। मुझे तो अपनी कम्युनिटी पे बड़ा, और एक मेरा मित्र कह रहा था कि अपनी कम्युनिटी बड़ी वाइब्रेंट कम्युनिटी है। दिल्ली जाओ और आधे घंटे भी पहले बोलो तो भी 50 लोग मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको 4 दिन पहले बताना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि अच्छे लोग हैं और इसीलिए उत्साह आता है। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम भी लिख के आना, ब्रैकेट में RRTS लिख के आना, तभी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दुनिया कहती रहे द्रुत गति, क्षेत्रीय द्रुत गति संक्रमण व्यवस्था, नहीं लिखने का। तो एक फास्टर मोड में रेल आधारित ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जिसे भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अच्छा डेफिनेशन, इफेक्टिव है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला डेफिनेशन हो गया जो उससे जो लोग कहते हैं मुझे इंट्रो नहीं सूझता है। इंट्रो एक हो गया जो डेफिनेशन टाइप का हो गया भाई कि क्या RRTS। लेकिन दूसरा कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस, कि प्रधानमंत्री ने अभी इनाग्रेट किया है तो उसका कॉन्टेक्स्ट आप बता सकते हो कि मेरठ से दिल्ली को इनाग्रेट किया है। एक तीसरा होता है डेटा वेस्ट, कि भाई 40 मिनट में पूरा ये सफ़र पूरा हो जाएगा जो पहले 3 से 4 घंटे में होता था। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है मैंने ऊपर बता दिया था। फ़ायदा क्या है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल से डायग्राम बना करके। पहले ये विशेषता यहाँ भी देख लो। हाई स्पीड कनेक्टिविटी है, बहुत तेज 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रफ्तार से चले गए। डेडिकेटेड कॉरिडोर है, इसके लिए कहीं नहीं रुकने वाला है। मॉडर्न रोलिंग स्टॉक, शानदार सुविधाएं, एयर कंडीशन, सीटिंग बहुत अच्छी है, एडवांस सेफ्टी सिस्टम है, टकराए कि नहीं, ये सब है। अच्छा है। क्या महत्व होगा, इतना लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए आपने लगा दिए, क्या फ़ायदा होगा? ट्रेवल टाइम कम होगा। और फिर से वो ये देख लो, अगर वो फ़ायदे जो है ना, वो एक बार फिर से देखो, इस RRTS का क्या फ़ायदा होगा। RRTS के क्या फ़ायदे होंगे? ऊपर गया क्या भाई? देखो, NCR का पोटेंशियल कम हार्नेस होगा, सदुपयोग होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ये फ़ायदे हैं, और ऐसे डायग्राम बनाकर लिख के आ जाना। और क्या होगा, वही सब सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है। चुनौतियाँ बहुत हैं, बहुत पैसा लग रहा है, ज़मीन, ऑपरेशनल कॉस्ट, चलाने में बहुत खर्चे आते हैं। उतना किराया नहीं आया तो किराया महंगा कर दिया, जनता विद्रोह कर देगी। एक और प्रॉब्लम है, आप वहाँ से RRTS ट्रेन लेके चले मेरठ से, दिल्ली में कहाँ उतारोगे उसे? ऑलरेडी नई दिल्ली स्टेशन पे बहुत भीड़ है, क्राउड डिजास्टर हो गया, आपने देखा ही।
कहाँ ले जा करके उसको कनेक्ट कर दोगे? दिल्ली मेट्रो के साथ या दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन के साथ या निजामुद्दीन के साथ? मतलब कर तो दिया ही ऑलरेडी उन्होंने कनेक्ट। ये चुनौती है एक्चुअली, ये चैलेंज है एक्चुअली, क्योंकि ऐसी जगह उसको कनेक्ट करना है जहाँ से मैक्सिमम पर्पज आपका सॉल्व हो। ये सिर्फ गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली की बात नहीं है। आप जहाँ जहाँ आरआरटी लाना चाहते हैं, आपको उसका वायबिलिटी आपको, व्यवहार्यता उसकी पता होनी चाहिए कि पर्पस सॉल्व होगा क्या। कुछ लोग कह रहे थे कि अहमदाबाद मुंबई जो आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, अहमदाबाद मुंबई में ही क्यों चला रहे हैं? कानपुर लखनऊ में क्यों नहीं चला रहे हो? अरे भाई, अहमदाबाद मुंबई में इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो फ्लाइट से अप डाउन करते हैं, बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, रोज़ कई बार उनके काम होते हैं, क्योंकि दोनों इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, हब्स हैं। तो हर कोई फ़्लाइट से नहीं जा सकता। फ्लाइट्स में जाने में समय भी बहुत लगता है, 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले तो एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, और सबसे बोगस काम लगता है भारत में एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले पहुंचो। ये कौन सी शर्म की बात है? अच्छी बात है कि कुछ कुछ छोटे छोटे शहरों में 1 घंटे पहले पहुंचो तो भी काम चल जाता है। अदरवाइज इंदिरा गांधी भी आप 2 ढाई घंटे पहले ना पहुंचो, दिक्कत हो जाएगी, छूट जाएगी आपके सब कुछ, जूते तक निकलवा ले रहे हैं वो लोग। तो उससे अच्छा स्टेशन पे गए, बैठे, उतनी देर में पहुंच गए। सच्चाई ये है कि अगर ट्रेन 200-250 की रफ्तार में चलने लगे ना, फ्लाइट कोई प्रेफर ही नहीं करेगा। कंपेरेटिवली फ्लाइट से चीपर रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा, मस्त रहेगा, ज़्यादा सामान लेके जा सकते हो। वहाँ तो 14 किलो से ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो जाती। तो ये सब फ़ायदे हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप इंटीग्रेशन ठीक से कर पाओगे, सही जगह पर आरआरटी चलाओगे, सही तरीके से चलाओगे, सही पर्पज के साथ चलाओगे, इंटीग्रेट करोगे, मल्टी बॉर्डर कनेक्टिविटी के अनुकूल चलाओगे, तो होगा। ये आर्टिकल पढ़ लेना, काम का है। आगे की राह, यार इलेक्ट्रिफिकेशन करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करो, मॉडर्नाइजेशन करो, अपग्रेडेशन करो, ट्रैक अच्छे बनाओ, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाओ। जरूरी थोड़े है 250 वाला बुलेट ट्रेन ही चलाओ, 300 वाला बुलेट ट्रेन ही चलाओ, सेमी हाई स्पीड चलाओ, 150 की गति में चलाओ। आज भी आप मुंबई से लखनऊ अगर मुझे आना हो तो 1200 से 1400 किलोमीटर है, कुछ 1400 किलोमीटर, और कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे अगर आना हो तो अगर आप देखो तो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। अरे भाई, इसको बढ़ा करके आप 100 भी कर दिए ना तो भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 250 नहीं चाहिए आपसे। वंदे भारत जैसे ट्रेनें चलाइए। फंडिंग के लिए, एक्सपर्टीज़ के लिए आप प्राइवेट सेक्टर को लेके आइए। ऑटोमेटेड सिग्नलिंग को ठीक से कीजिए, सेफ्टी सिस्टम को बेहतर कीजिए, कवच वगैरह को यार हर ट्रेन में लगा दो। हर बार दुर्घटना हो रहा है तो अच्छी बात नहीं है, कब तक बर्दाश्त करेगी जनता? ये सब करो। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन देख लेना, रेलवे राष्ट्र की देख लेना यार, सब है ना। कमिटीज़ हैं, आनंद, अनिल काकोदकर, राकेश मोहन, सैम पेत्रोदा, विवेक दीप राय, ये सब कमिटीज़ हैं। रेलवे सेफ्टी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे डेवलपमेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स, हाई स्पीड रेल इंटरवल फंड जुटाने के लिए पीपीपी, ऑटोमेटेड सिग्नलिंग, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रोल प्रोजेक्ट, कवच सिस्टम, ये सब। आओ एयरवेज की बात कर लेते। बजट में क्या प्रोविज़न किया है यूपी ने? बस इतना सा छोटा सा प्रोविज़न है। आपको बजट, सृष्टि बजट डॉक्यूमेंट शेयर कर दो लोगों को, तो टॉपिक वाइज मिल जाएगा। कम से कम अपनी कम्युनिटी में ही शेयर कर दो या चैनल पे डाल दो, ऐप और चैनल दोनों पे अपलोड करा दो। सीरीज आएगी तो थोड़ा और उसको अच्छे से इकोनॉमी पढ़ाएंगे उसकी मदद से, उत्तर प्रदेश की, बट अभी तो इसी से काम चला लो। एयरवेज के लिए क्या किया है? उत्तर प्रदेश सरकार खुद कहती है अपने बजट डॉक्यूमेंट में कि 2017 में 4 एयरपोर्ट थे सिर्फ फंक्शनल, जबकि अभी 16 फंक्शनल काम कर रहे हैं, जो जिन पे फ्लाइट्स चल रही। 4 इंटरनेशनल एक्सपोर्ट फंक्शनल है, और जेवर अगर बन जाएगा तो 5 हो जाएंगे। और जेवर शायद एशिया में शायद उसका कुछ पोजीशन है, पहला दूसरा जो भी होगा कैपेसिटी के हिसाब से। तो जेवर बन जाएगा तो 5 हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल 4 ऑपरेशनल है इंटरनेशनल, और 16 है टोटल। ठीक। बजट में और इन्होंने क्या कहा? बजट में इन्होंने कहा कि बनारस, अलीगढ़, श्रावस्ती एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होगा, एक्सपेंशन होगा। और क्या होगा? और मैं आपको बता दूं कि जो एयरपोर्ट्स हैं, उड़ान स्कीम को ठीक से लागू किया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। श्रावस्ती में टूरिज्म की अपार संभावना है, टूरिज्म के मैप पर हॉट स्पॉट में है वो, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं आते उतनी इकोनॉमी उस एरिया का डेवलप नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। अगर ठीक से एयरपोर्ट वहाँ पे डेवलप हो जाए, ठीक से फ्लाइट चलने लगे, तो शायद टूरिज्म के सहारे ही श्रावस्ती और उसके आसपास एरिया से कायाकल्प हो जाए। ठीक है। बनारस
पूछो मत, प्रयाग में जब नहीं मिला, छूट गया, तो मैं प्रयाग से इस बार कम्युनिटी मीट के लिए आया था, भाग करके कहाँ गया पता है? बनारस, रात में। अगले दिन फ्लाइट थी और अंदाज़ा भी नहीं था, पहली बार एयरपोर्ट पे जाना था बनारस के। 30 किलोमीटर शहर के उस पार था, ब्रेकफास्ट भी नहीं करना पड़ा, छोड़ के भागना पड़ा। 30 किलोमीटर उस दूर था शहर से। तो क्यों ऐसा होना चाहिए? बनारस जैसे शहर में 2 एयरपोर्ट हो सकते हैं, अच्छे से टूरिज्म है, डेवलप होगा, बिल्कुल हो सकते हैं, और डेवलप करो उसको। मेजर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश देख लेना, फैक्चुअल है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसलिए आप अवेयर रहें, प्रीलिम में कभी कभी कुछ कुछ पूछ लेते हैं। एडवांटेज क्या है एयरवेज की? टाइम कम लगता है, स्पीड शानदार है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, दुनिया में कहीं से भी जोड़ो। आज ही दिखा रहा था दुबई 15,000 रुपये फेयर दिखा रहा था। मैंने सोचा दुबई 15,000 में चले जाएंगे, वहाँ यार रहने का बहुत खर्चा है, क्या करेंगे, पर कनेक्टिविटी तो सस्ती हो गई ना। एक ज़माना था दुबई जाने के लिए आप सोच भी नहीं सकते थे, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, जाओ आज मीटिंग करके वापस आ जाओ। कहीं भी जाना है, अलास्का जाना है, साउथ पोल जाना है, कहीं भी जाओ, इमरजेंसी में कहीं भी पहुंच सकते हो, रैपिड रिस्पॉन्स। चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत महंगा एयरपोर्ट तो वाकई बहुत महंगा है। महंगाई इसी से पता चलता है कि आप 250 ml का बॉटल लेंगे तो 60 रुपये, फुल बॉटल लेंगे तो यहीं कुछ 150 के आसपास पानी का बॉटल। एक समोसा वहाँ पे 150 रुपये में मिलता। वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लैंड एक्विजिशन बहुत महंगा है, डिस्प्लेस करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश ने क्या काम किए हैं नागरिक विमानन को प्रोत्साहित करने के लिए, एयरवेज को डेवलप करने के लिए? वैट ड्यूटी को 0 कर दिया था। अच्छा हाँ, एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि भाई मजाक चल रहा है क्या, कि जो टरबाइन फ्यूल है उस पर सरकार, राज्य सरकार ही टैक्स लगाएगी, जेट फ्यूल पे, ऐसा कुछ प्रोविजन था, ठीक है, क्योंकि वो जीएसटी से बाहर है, ठीक, तो ऐसा कुछ है, एक बार देख लेना, ये भी रेवेन्यू का अच्छा साधन है। और क्या है, 10 सालों के लिए टरबाइन फ्यूल पे 0 वैट, वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये बहुत जिसने भी किया था, पारुल ने किया था शायद, या किसने किया था, यहाँ पे एलो कर दिया था, मैंने इसको पहले हटाया, नहीं यहाँ पे उसने शायद व्यवहारिक लिखा था, व्यवहारिक गैप फंडिंग है, व्यवहार्य गैप फंडिंग, उसको हटाया और वायबल कर दिया। मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि व्यवहार्य एक ऐसा वर्ड है जो अंग्रेजी वाला जो प्रोफेसर होगा, क्योंकि कॉपी अलग अलग नहीं जाती, कॉपी एक साथ ही जाती है, उसको नहीं समझेगा। तो प्लीज़, मैंने बहुत इसको 1 मिनट दिया, क्या लिखूँ, वायबल गैप फंडिंग लिख के आने का और लिख देने का, बस अंडरलाइन कर देने का, ठीक है। वायबल गैप फंडिंग मतलब सिंपल है यार, 100 रुपये कॉस्ट, उसको पीपीपी मोड में, या मान लो प्राइवेट सेक्टर में डेवलप किया जा रहा है, निजी उद्योगकर्मी उसको डेवलप कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कह रहा है यार कि मेरे पास 80 रुपये ही हैं, या इसको अगर मैंने 100 रुपये लगा दिए तो ये कभी निकलेगा ही नहीं मेरा कॉस्ट, तो मैं ना इसमें सिर्फ 70 रुपये ही या 60 रुपये ही लगा सकता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा टेंशन मत लो, 50 ही लगाओ, तुम 50 में लगा देता हूँ, तुमको पैसे दे दूँगा, 100 रुपये लगा करके डेवलप कर दो, ठीक है। तो यही सब है। नए एयरपोर्ट भी डेवलप हो रहे हैं, अयोध्या में हो ही रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, 28,000 करोड़ का बजट दिया है, पढ़ लेना है। वाटरवेज देख लो, अब जब पढ़ ही रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो सभी देख लो, आने की संभावना इसकी कम है, क्योंकि ऐसा कुछ खास अभी हुआ नहीं हाल फिलहाल में, जिससे पूछे देख लो। नेशनल वाटरवेज 1 जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, प्रीलिम का सवाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में जाता है। विकास की संभावना बहुत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सदाबहार या सदा नीरा या सुरसरी टाइप की नदियों का जाल है, गंगा जैसी नदी है, तो सदा नीरा है, हमेशा बहती रहती है, तो उसमें नौगम में जाने की नेविगेट कर सकते हैं आप, परिवहन कर सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे? कार्गो जो सड़क के माध्यम से जाता है, ट्रैफिक में फंस जाता है, दिन में उसको शहर में घुसने नहीं देते हैं, रात में ही चल सकते हैं ट्रक, समय बहुत लगता है, पैसा बहुत लगता है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत है, तो क्या करो, इसको पानी से भेजो, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, समय कम लगेगा, पोल्यूशन कम होगा, पैसा कम लगेगा। उत्तर प्रदेश में अगर सी पोर्ट नहीं है तो रिवर पोर्ट डेवलप करो यार, इको फ्रेंडली तो है ही, रेवेन्यू इससे आएगा, क्रूज डेवलपमेंट होगा, टूरिज्म बढ़ेगा। कौन सा विलास क्रूज करके था जो
गंगा से चला था उधर बनारस से, पता ही है आपको, एग्जाम्पल में दे देने का। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। यमुना, गोमती, अस्सी, घाघरा, राप्ती, बेतवा, चंबल नदियों पर जल मार्ग स्थापित कीजिए। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, नेविगेशन चैनल्स है नहीं, पोर्ट्स है नहीं, रिवर पोर्ट है नहीं, और हैं भी कहीं अगर कोशिश करी जा रही है तो पता चल रहा है गाद बहुत है। कहीं पे नदी इतनी गहरी है, कहीं पे इतनी कम गहरी है, कहीं पे ऐसे है, तो डेवलप नहीं हो सकता। उसके लिए तो एक समान गहराई चाहिए। तो पहले तो गाद निकालना पड़ेगा, उसका प्लेन करना पड़ेगा, पानी का फ्लो मेंटेन रखना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हो सकता है। पता चलेगा मानसून के दौरान कुछ और है और नॉर्मल डेज में कुछ और है। इसकी वजह से नदी की नौगम्यता प्रभावित होती, नेविगेबिलिटी प्रभावित होती। कैपिटल बहुत लगेगा इसमें, एयरपोर्ट जैसे डेवलप करना पड़ेगा आपको। टेक्नोलॉजी नहीं है भारत के पास, लेकिन कुछ सरकारी प्रयास हैं। इनलैंड वाटरवेज के लिए सरकार 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है, सागरमाला है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, नेशनल वाटरवेज डेवलपमेंट प्लान है। इनमें से 2 भी लिख दिए ना, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, काम हो जाएगा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है, प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारी नदियों के सतत प्रवाह का प्रयोग करना ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल केंद्र सरकार के समुद्री भारत विजन मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य 2030 तक इनलैंड वाटरवेज की हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाना है। ये डेटा आप इंट्रोडक्शन में यूज करना, क्योंकि ज़्यादा कैची है, यूज इन इंट्रो। कंक्लूजन में डाल दिया इसने, क्या इंट्रो में यूज करो इस। केस स्टडी लिख सकते हो आप। कुछ कीवर्ड हैं, रीजनल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, कार्गो हैंडलिंग, इनलैंड वाटरवेज, राष्ट्रीय समुद्री विकास नीति, ये सब है। मॉडल आंसर है, 2 क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कीजिए। कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा लग रहा था, लगभग 33 पेज है, मुझे लग रहा था 2-2.5 घंटे लगेंगे, बट स्पीड ठीक थी आपके पढ़ने की, तो ठीक से कवर हो गया। बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ जहाँ थी वहाँ वहाँ समझाया है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा इंद्रधनुष के बच्चों को तो बता देना, फिर से पढ़ा देंगे। फिर नहीं समझेगा, फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन वो अलग से पढ़ा देंगे। मध्यम मार्ग लेके चलना पड़ रहा है, नहीं कुछ लोग बोर होने लगते हैं, इसीलिए शायद लाइव नहीं आते। क्वेश्चन क्या है, मेट्रो पे सवाल आना ही है। मैंने रजत को बोला था ये सवाल डालना ही है, ये सवाल आएगा ही आएगा, ऐसे लगता है मुझे। नहीं आएगा तो फिर इससे मिलता जुलता आएगा, आरआरटी वगैरह पे आएगा। मेट्रो रेल प्रणाली शहरी मोबिलिटी को बदल सकती है, अर्बन मोबिलिटी को बदल सकती है, ठीक है। यहाँ गतिशीलता लिखा था, मोबिलिटी फेमस शब्द है लिखने का धड़ल्ले से, लेकिन वित्तीय और ऑपरेशनल चुनौतियों का, यहाँ पे ऑपरेशनल जानबूझ के लिखा है, ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मेट्रो प्रोजेक्ट के विशेष संदर्भ में विश्लेषण करें। सारा क्वेश्चन कवर हो गया। मैं कहता हूँ भागीरथ प्लस में क्वेश्चन कठिन रहेंगे, तैयार रहो, कंपेयर मत करो किसी से, कि उनका क्वेश्चन बहुत आसान है, बच्चों जैसा है। तुम्हारे टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिकल, जिस क्वेश्चन पैटर्न पे आया हुआ है क्वेश्चन, उसी तर्ज पे दे रहे हैं। अग्नि परीक्षा में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो भगीरथ के बाद में आप यूज करोगे, तो उसको प्रैक्टिस करके जाओगे, आप बिल्कुल वैसे ही लिख पाओगे। अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लो यार कठिन क्वेश्चन आ जाए, प्रीलिम की तरह पेपर बदल जाए, या एप्लीकेशन बेस्ड पूछ ले, या नहीं भी पूछ ले, आपके पास इसके सारे इतने पॉइंट्स आ जाएंगे, इतने सब कुछ कंटेंट आ जाएंगे कि कैसा भी सवाल आए बच्चों का खेल लगेगा आपको। इसलिए थोड़े से क्वेश्चन कठिन बनाते हैं। पता है हमें आसान क्वेश्चन बनाने में क्या है, रिसर्च करते हैं, प्रॉपर 3-3 डायमेंशन डालते हैं, ताकि थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सके। मेट्रो रेल प्रणाली, मेट्रो रेल सिस्टम शहरी मोबिलिटी को बदल सकती है, कह रहा है खुद ही कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, अर्बन मोबिलिटी को प्रभावित करती है, बदल देती है। पर प्रॉब्लम कह रहा है फाइनेंस का है, प्रॉब्लम क्या है, उसको चलाने का है, ये खुद ही कह रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में बताइए। क्वेश्चन समझा, कुछ हाथ लगा क्वेश्चन में, कुछ समझा क्वेश्चन, नहीं समझा, क्वेश्चन नहीं समझा क्या? फिर से बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि जो मेट्रो है वो शहरी मोबिलिटी को बदलती है, लेकिन वित्तीय और ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो प्रोजेक्ट है उनके संदर्भ में बताना है। तो पहले तो बताओ उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेट्रो हैं, उसके बाद बताओ उनको चुनौतियों का कौन कौन सा सामना करना पड़ता है। अपने मन से कुछ मत लिखना, वित्तीय चुनौती लिखा हुआ है वहीं लिख देना, उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उसमें बता देना कि 700 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट है, 21,000 करोड़ लग रहे हैं 33 किलोमीटर में बॉम्बे में। ऑपरेशनल, उनको चलाने के लिए ह्यूमन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत सारे ट्रेंड स्किल पर्सन चाहिए, ये सब चैलेंजेज तो लिखना है। अप्रोच आप यहाँ देख सकते हो। 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी है,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय समानता में एक्सप्रेसवे के महत्व का विश्लेषण करें। एक्चुअली PYQ था, हमने कहा उसको भी शामिल कर लेंगे, लेकिन इसको लिखना नहीं है, लिखना एक ही क्वेश्चन है, बाद में उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो अप्रोच के साथ आपको छोड़ दूँ, करोगे? अभी लिखो, पेन पे निकालो, चलो स्टार्ट करो। 10 मिनट का समय दे रहा हूँ। सर बोलिए। सर जैसे कुछ प्रोजेक्ट जैसे रिजेक्ट अभी हो गया है राइट नाउ, अभी प्रयागराज में मेट्रो लाइट करके बन रहा, तो क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट किया, तो उसको मेंशन कर सकते हैं? कहाँ मेंशन करोगे? चैलेंजेज में? किस आधार पर रिजेक्ट किया है? किस आधार पर रिजेक्ट किया है? सर जैसे यूपी में जैसे प्रोजेक्ट्स मैंने अगर मेंशन करना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यूपी में प्रपोज्ड है या फिर अभी ऑनगोइंग है, तो उसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फंड रिजेक्ट कर दिया है। वो कोई बड़ा मसला नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दरखास्त लेके होंगे, रिजेक्ट कर दिया होगा। लेकिन अगर वो पाइपलाइन में है, प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, फॉरेन फंडिंग हो जाएगी, कोई और कर देगा। बिल्कुल जिक्र कर सकते हो। मैंने सोचा तुम ये कहना चाह रही हो कि जो रिजेक्ट कर दिया है, क्या चैलेंजेस की सेक्शन में उसको जिक्र कर सकते हैं? हाँ, तो अगर किसी भी प्रोजेक्ट को इस वजह से रिजेक्ट किया गया है कि उसके लिए फंडिंग नहीं था, उसके लिए पैसा नहीं था, तो उसने कहा कि फंड की चैलेंज है, उसने कहा ना वित्तीय और ऑपरेशनल चैलेंजेज हैं, तो उसमें जो फंड की चैलेंजेज वहाँ लिखो कि फलाना प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने फंड की वजह से रिजेक्ट कर दिया है, या उत्तर प्रदेश को फंड की वजह से प्रोजेक्ट चलाने में देरी हो रही है। ये सब लिख दो वहाँ पे, ये लिख सकते हो। मेरा ये मतलब मुझे लगा ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। स्क्रीन शेयर करूँ? लिख रहे हो? यस सर। अंत में यार, अंत में क्या है ना, आंसर राइटिंग एक स्किल है, थोड़ी बहुत भी जानकारी है ना, कैसे घुमा करके कर देना है, हो जाएगा। तनाव मत लो, धीरे धीरे स्किल सीखो। जो आप लोग, अभी मुझे एक स्टूडेंट ने कहा, उसका मैसेज आया था कि उसकी अच्छी सलाह थी। विवेक तुम हो क्लास में क्या अभी? यस सर। विवेक तुम्हारी सलाह को माना, और मतलब माना क्या, उस पर चर्चा किया प्रॉपर, जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ। और एक्चुअली में करंट अफेयर को लेकर के हम पैराडाइम शिफ्ट लाने वाले हैं, बदलाव करेंगे थोड़ा सा उसमें। और तुम्हारी एक और सलाह थी कि भगीरथ बैच के कुछ बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जाए। मैं कह रहा हूँ जो लोग लाइव आ रहे हैं, जो लोग रोज़ लिख रहे हैं आंसर राइटिंग, उनके सफल होने की, उनके ज़्यादा मार्क्स पाने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं, मैं उनको गुस्सा नहीं करूँगा, भोले हैं, बच्चे हैं, हो सकता है एक्स्ट्रा स्मार्ट हो, लेकिन सबका अनुभव यही रहा है कि रोज़ सीखना पड़ेगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। रोज़ सींचना पड़ेगा, एक ही ऋतु में फल आएगा, उसी ऋतु में फूल पल्लवित होंगे, कुसमित होंगे, लेकिन रोज़ उसको खाद पानी देना पड़ेगा, रोज़ श्रम से सींचना पड़ेगा। तो लोग जो रोज़ अपने श्रम से, स्वाध्याय से सींचेंगे, वो सफल होंगे, या वो सफल होंगे जो बस बस मुंगरी लाल के सपने देखते हैं। तो आप लोगों को बधाई कि आप कम से कम क्लास अटेंड करते हो, रिवीजन करते हो, पढ़ते हो, मेरी कमियां बताते हो, तभी इम्प्रूव कर पा रहे हैं ना, सजेशन देते हो। मेरे एक मित्र हैं जिनसे मैं ठीक ठाक प्रभावित हूँ। मेरे जनरली जो मित्र हैं उनसे 15 साल के आसपास पढ़े हैं। कोई भी मित्र ऐसा नहीं है 40-45 से नीचे हो। और इसीलिए बुजुर्ग मित्र इसलिए हैं ताकि वो मुझे सिखा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि डोंट किल द मैसेंजर। कभी भी सलाह देने वाले को, सूचना देने वाले को तकलीफ नहीं देने का, उस पर गुस्सा नहीं करने का। किसी की सलाह, तुम्हारी सलाह तो अच्छी थी, किसी की भी सलाह थोड़ी अटपटी भी होती है ना, फिर भी मैं कहता हूँ ओके, आई विल लुक इनटू, मैं विचार करता हूँ। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसी की सलाह को मैंने रिजेक्ट किया हो। सोचता हूँ उस पर, और लगता है तो चेंज कर लेता हूँ। और शायद इसीलिए मैं इवॉल्व कर पाऊँगा। डेमोक्रेटिक व्यक्ति जीवन में ज़्यादा सफल होता है, भले उसको लेट लगे बट सफल होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिखो, 10 मिनट बाद मिलते हैं। बज रहे हैं 11:47, 12 बजे के पहले मिलते हैं। यस, हो गया मित्र, लिख चुके? 10 मिनट हो गया। हाँ सर। मैंने परमिशन अलाउ कर दिया था उधर मीडिया शेयर करने का। क्यों नहीं शेयर करते हो अपने पॉइंट्स, कॉपीज जो रोज लिखते हो नहीं हुआ था डिस्कशन ग्रुप में? कल सेंड करे थे, जा नहीं रहा था। अभी भेजो, कोई भेज के देखो। देखो, अप्रोच बता ही दिया था, तो क्या करोगे? इंट्रोडक्शन कि मेट्रो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, एक शहरी ट्रांसपोर्ट है, एक मास ट्रांसपोर्ट है, सिस्टम है, जिससे शहर के अंदर या इंटरसिटी के लेवल पे हाई कैपेसिटी, हाई प्रोफिशिएंसी और बहुत ही रैपिड स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। फिर बताओ कि उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन से हैं? लखनऊ मेट्रो, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, आगरा। फिर बताओगे कि ये किस तरीके से अर्बन मोबिलिटी में चेंज लाता है। अभी जितना हमने पढ़ा है अर्बन मोबिलिटी के डायमेंशन में, 2-4 पॉइंट भी लिख दोगे, हो जाएगा। फिर से उसी पॉइंट को रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं।
बहुत सस्ता है लखनऊ मेट्रो, दिल्ली से बहुत सस्ता है, सेफ तो है। चैलेंजेस क्या है, क्योंकि चैलेंजेस पूछ रहा है। 2 प्रकार के चैलेंजेस, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल। फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या है? हाई कॉस्ट, और मैंने कहा था सीपेज का एग्जांपल देना, 700 रुपये पर किलोमीटर, और डिले होता है, कॉस्ट बढ़ जाती। 2 पॉइंट हो गए। गवर्नमेंट के पास फंडिंग है ही नहीं ना, और वहाँ पे लिख दोगे वो जो अभी मैडम बता रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंडिंग देने से मना कर दिया, लिख देने का, किस वजह से मना किया, छोड़ देने का, बोल देने का मना कर दिया। ऑपरेशनल क्या होगा? लैंड एक्विजिशन की इशूज ऑपरेशनल इशूज है, टेक्नोलॉजी है नहीं, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है नहीं, ये सब है। इसको टैकल कैसे करना है? फंडिंग लॉ प्राइवेट सेक्टर से, टेक्नोलॉजी लॉ प्राइवेट सेक्टर से, SDG 8 को अचीव करो, यही सब है। कुछ खास नहीं। अगर आ गया सवाल, बहुत आसानी से आप कर पाओगे, बशर्ते क्वेश्चन की डिमांड को समझो अच्छे से, उस पर डायमेंशन डेवलप करो, आर्गूमेंट डेवलप करो, उसके बाद में एक एक लाइन 2-2 लाइन लिखो, एग्जाम्पल लिख दो। जैसे कि बताया हाई कॉस्ट है तो हाई कॉस्ट पे आप लिखो, मुंबई का सीपेज का एग्जाम्पल। जैसे बताया लैंड एक्विजिशन का इशू है तो उस पर लिखो, टेक्नोलॉजिकल इशूज हैं तो लिखो, ठीक है। अब बताओ आपके पॉइंट्स क्या हैं, महान पॉइंट्स, क्योंकि इस पर इतना पढ़ लिया है कि फिर से वही रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। आपके क्या पॉइंट है, एक एक करके बताओ क्या क्या पॉइंट लिखा है। सर मैंने लिखा है वेकेशन होती में जैसे कि 300 से 400 करोड़ जो है पर किलोमीटर, जैसे हो गया वो ये पॉइंट जो मैंने बता दिया, उन पॉइंट को नहीं बताना है। अगर सर्वाइवल गैप फंडिंग ये तो वे फॉरवर्ड हो गया ना मित्र, ये तो वे फॉरवर्ड हो गया। नहीं, जैसे कि सरकार जल्दी वो नहीं करती है, वाइबल गैप फंडिंग को प्रॉब्लम आता है प्राइवेट सेक्टर में, जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होती है। ओके, मतलब कोई अच्छा आप उसको प्रॉब्लम में दिखाना चाहते हो कि सरकार वायबल गैप फंडिंग नहीं देती, इंसेंटिव नहीं देती, इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है, पॉलिसी अच्छी नहीं है। हाँ सर एक चीज और लिखे कि लैंड एक्विजिशन में शहरी सर्कुलेट बहुत ज्यादा होता है, हाँ, तो वित्तीय चुनौती है एक तरह से सरकार हाँ को। तो अंडरग्राउंड बनाना पड़ता है, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक जी, सर्किल रेट बहुत हाई होता है, जैसे नोएडा वगैरह हो गया। अरे बाबा कॉस्ट ज़्यादा है, उसी में सब कवर हो जाएगा, लंबा नहीं करने का। आर्यन एक चीज़ समझ लो, अत्युत्साह में एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जिनके PSIR ऑप्शनल होते हैं GS2 में उनके हाईएस्ट नहीं आते हैं जनरली, ठीक है। जिनकी इकोनॉमी ऑप्शनल होते हैं उनके GS3 में हाईएस्ट नहीं आते, क्योंकि उनका ज्ञान और उनकी आत्ममुग्धता हावी हो जाती है उन पर, लंबा लंबा लिखना शुरू कर देते। हमारा एक मित्र है और वो साइंस बैकग्राउंड का था, MSc फिजिक्स से किया था या MTech किया था, कुछ तो भी है, और उसने जा करके एक क्वेश्चन साइंस पे था और उसने कहा क्या शानदार लिख के आए हो, और GS3 में 60 नंबर है उसके, साइंस कहा बहुत अच्छा करके। नहीं होता है ऐसे, जेनेरिक बनने का, जितना पूछा है शानदार आर्गूमेंट दो, 1 लाइन 1.5 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अच्छे धारदार आर्गूमेंट होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, बजाय इसकी कि उसको लंबा खींचो। स्मार्ट प्ले करो यार, कंटेंट जिस तरीके से बन रहे हैं, ये कंटेंट बनाया ही इसी उद्देश्य के साथ जा रहा है कि आप कम लिखना सीखो। कम लिखोगे तो ही ज़्यादा डायमेंशन कवर कर पाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, समय में क्वेश्चन पूरा कर पाओगे, अंडरलाइन कर पाओगे, डेटा वैलिडेशन कर पाओगे, केस स्टडी कर पाओगे, बॉक्सेस में डाल पाओगे, ये सब चाहिए ना समय आपको। चलो एक पॉइंट था, हाँ जैसे फिर हम बता देंगे ना। हाँ ये पॉइंट बोलो सोनू। मेट्रो पर अपनी पूरी फुल पोटेंशियल पे सर कम्यूटर को नहीं कैरी करता, जैसे लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो जैसे काम नहीं करता सर, खाली पड़ा रहता है। हाँ ये यार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको ऑपरेशनल प्रॉब्लम में डालने का, कि ये अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है। मैंने खुद देखा है लखनऊ में खाली ही रहता है। सर एक और प्रॉब्लम है कि जैसे कि मेजर डेस्टिनेशन को कनेक्ट नहीं करता है, जैसे सर कानपुर मेट्रो 5 ही 6 स्टेशन है, या फिर आपका गोमती नगर कनेक्ट नहीं करता लखनऊ, हाँ तो या फिर गाना स्टेडियम को कनेक्ट नहीं करता। तो जैसे RRT का कहा था कि क्या वो इंटीग्रेट कर पाएगा ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, तो लखनऊ मेट्रो को जिसने भी डिजाइन किया उसको इस बात का ध्यान रखना था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। अगर इसका ठीक से रिसर्च कराया हो तो जो कराया ही होगा तो शायद ज़्यादा बेहतर इसका रिजल्ट आता है ना। तो सर एक और पॉइंट था कि जो हम इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी करते हैं वो किस में डालेंगे, फाइनेंशियल में या ऑपरेशन में? क्या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट? हाँ सर इंपोर्ट करते हैं उसको तो टेक्नोलॉजी तो ऑपरेशनल में नहीं आएगा, फाइनेंशियल है और ऑपरेशनल है, 2 ही है इसमें, ठीक है ना। हाँ सर, तो इसको ऑपरेशनल में डाल दो, फाइनेंशियल में कैसे आएगा, ऑपरेशनल में डाल दो। ओके। वैसे टेक्नोलॉजी का अलग से डायमेंशन होना चाहिए, बट नहीं है तो ऑपरेशनल में डाल दो, और क्या करोगे।
सर इसको जैसे कि विदेशी कंपनियों का जो है विदेशी कंपनियां रहती हैं, तो इसमें नहीं डाल सकते कि उनका बहुत हाई चार्जेज होता है? यार डालने को मैंने कल भी बोला था, तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स होंगे। प्रायोरिटाइजेशन नाम की एक चीज़ होती है, कितने पॉइंट लिखोगे इसमें, है समय? जी। इतने डायमेंशन, मतलब ये प्रॉपर किसी की आलोचना नहीं कर, जो टेस्ट सीरीज वाले कर रहे हैं वो करवा रहे हो तुम मुझसे कि मैं बोलो हाँ हाँ कर सकते हो। अरे भाई टेस्ट सीरीज वाले यही तो कर रहे हैं ना, हाँ इसको भी डालो, इसको भी एआई से 10 पॉइंट जनरेट किया, ये डालना चाहिए था, ये डालना चाहिए था, ये डालना। अरे क्या मजाक बना के रखा है, क्यों डालना चाहिए था? इतनी तो पिद्दी सी कॉपी है, क्या डालना चाहिए था? 4 पॉइंट हो गए बहुत है, कोई नया पॉइंट बहुत शानदार हो, इतना महान पॉइंट हो कि देखते ही वाव निकल जाए। जैसे उन्होंने कहा कि एक्चुअली में क्या वो प्रैक्टिकल है, फिजिबल है, कॉस्ट कवर कर पा रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है लखनऊ मेट्रो का। चलो अगला बताओ। सर लेकिन फिर से लेकिन कुछ फिर से लेकिन लेकिन फिर प्रोजेक्ट से लेकिन फिर से अगर सवाल ही यही पूछ ले कि कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहा है, मेट्रो बहुत महंगा है, तो क्या उसको चलाना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा बड़ा सुंदर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उद्देश्य प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं कई शहरों में, उनका मोटिव होता है पब्लिक गुड्स को क्रिएट करना, उनका मोटिव होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, उनका मोटिव होता है ईज ऑफ लिविंग बढ़ाना, उनका मोटिव होता है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, उनका मोटिव होता है पोल्यूशन को कम करना, सोशल जस्टिस इंश्योर करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब वो रेलवे कहती है ना, वो लिखे रहती है हम सिर्फ अपना 37% कॉस्ट कवर करते हैं, मैं हंसता हूँ। हंसता इसलिए हूँ क्योंकि रेलवे का सिर्फ उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट कमाना उद्देश्य दे दो अडानी को, फिर उद्देश्य रेलवे का है सोशल कॉज भी सर्व करना है, आम जनता को सर्व भी करना है, डीपीएसपी को भी फॉलो करना है, पब्लिक गुड्स क्रिएट करना है। तो ये बात ही मत करे सरकार की ट्रांसपोर्टेशन से हमें घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है तो कितना फ़ायदा हो रहा है आम जनता का, उनका जो जेब में पैसे जाएंगे क्या वो सरकार के पास नहीं आएंगे वापस? तो ये उसका आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट हो सकता है अगर इस तरीके से सवाल बने तो। चलो अगला बताओ। सर ये हाँ बोलो। सर ये अचीवमेंट में से ये बेटर कनेक्टिविटी में ये एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मतलब मेट्रो का यूज करते हैं एज कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट। मैं समझा जैसे नहीं। अभी मतलब ऐसे कनेक्टिविटी इशू को रिजॉल्व कर रहा है, मतलब ठीक है कम टाइम में, हाँ तो उसमें जैसे तो है ना यार, उसमें है ना, फास्टर है, फास्टर मोड है, सेफ है, रिलायबल है, सीमलेस है, लिखा तो वही तो था, कीवर्ड्स थे। वो एग्जांपल का पूछा, मतलब ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं ना, जैसे ये मेडिकल वाला क्या ट्रांसप्लांट जो के लिए मेट्रो यूज करो? हाँ मतलब अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, अभिषेक से यार यार अभिषेक, चलो तुमसे मैं पूछ ही लेता हूँ। जब मेट्रो चलाई जाती है किसी शहर में, तब ये ध्यान में रख के चलाया जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में तेज हो गया इसलिए मेट्रो चलाएंगे, ये उद्देश्य होता है क्या? नहीं सर वो नहीं, मतलब मेरा ये था अगर अगर कि अगर ये उद्देश्य होगा तो फिर एयर एम्बुलेंस चला देंगे, ज़्यादा तेज हो पाएगा और ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली। नहीं तो पता चलेगा मेट्रो स्टेशन का गेट खुलवाने में ही सारा काम हो जाएगा। अभिषेक यार प्लीज प्लीज सॉरी प्लीज यार, आर्गुमेंट आर्गुमेंट रहने दो, उससे तुम ना ऐसे हास्यास्पद रेडिकुलस मत बनाओ। ठीक सॉरी सोचो सर सोचो ये जरा। इसमें ये क्या होता है, ये व्हाइट एलिफेंट डिक्लेयर हो जा रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट मेट्रो के। बोला ना जैसे कि वायबल नहीं है, कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा, हो गया व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट नहीं लिखने का बेटा, व्हाइट एलिफेंट टर्म अपने आप में दिखा रहे, तुम चिढ़ा रहे हो उसको, चिढ़ाने का नहीं, अच्छा एकेडमिक एकेडमिक बातें ये करने आ का, रहा था, एकेडमिक बातें करने का। मतलब उसे ई सीरीज ने भी क्रिटिसाइज किया था, वो इन तभी इन वो ठीक कर दिया। इनएफिशिएंट, नॉन कॉम्पिटिटिव, इम्प्रैक्टिकल, नॉट वायबल, ऐसे टर्म यूज करने का। व्हाइट एलिफेंट कद्दू है, बेकार है, बोगस है, नहीं यूज करने का, है ना? अच्छा यस। और सर जो एक मतलब वो था कि जो राइटरशिप, वो मैक्सिमम राइटरशिप को पीक में अपने अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उसका आंसर ये था कि इनका जो है लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है जो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, मतलब बिल्कुल होता है। मेट्रो ये तो जैसी उसकी तारीफ में, उसके फेवर में, ट्रांसफर। या ये आर्गुमेंट उनके फेवर में लिखोगे कि मेट्रो या पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो 2-5 साल 10 साल को ध्यान में रख के नहीं किया जाता, इसलिए वायबल गैप फंडिंग होती है कि लॉन्ग टर्म में इनका बहुत उपयोग है। जब दिल्ली मेट्रो बनाई जा रही थी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे काफ़ी लोग, आज दिल्ली मेट्रो लाइफलाइन बन गई। गुड़गांव अगर डेवलप हुआ है उसमें मेट्रो का बड़ा रोल है, फरीदाबाद डेवलप हुआ उसमें मेट्रो का बहुत बड़ा रोल है, मेरठ अगर डेवलप होगा तो उसमें आरआरटी का बड़ा रोल रहेगा। ये सब परियोजनाएं जो है ना लंबे समय को ध्यान में रख के की जाती, ठीक है? और मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट जो लगता है इंक्लूसिविटी है इसकी, कि विमेन्स और ये सब हाँ मेरे चीजें। भाई ऑलरेडी इसको शामिल कर लिया है कि, और इसीलिए मास ट्रांसपोर्टेशन है, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इसमें दिव्यांग भी बैठ सकते हैं, इसमें महिलाएं भी बैठ सकती हैं और अच्छे से बैठ सकते हैं, ठीक है?
ध्यान रखा जाता है इन चीज़ों का। चलिए बताइए, और किसी का कोई महान पॉइंट है तो। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, मतलब जो अंडरग्राउंड मेट्रो बनाते हैं हम, उससे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर टेबल है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? वाटर टेबल पे नहीं पड़ता। अंडरग्राउंड जो हमारा नहीं वाटर नहीं है नहीं उस पे? नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ जितने गहरे मेट्रो होती है उसके और नीचे पानी शुरू होता है, उतने गहरे पे पानी नहीं शुरू होता है। पानी और अनटिल अनलेस तुम बिल्कुल समंदर में ही ना बैठे हो, ठीक है, पानी उसके और नीचे होता है वाटर टेबल। तुम्हारा कंसर्न बड़ा गंभीर प्रश्न है, एनवायरमेंटलिस्ट को सोचना चाहिए। पर वो एक्चुअली सर ये है ना कि सारा कंक्रीट वाला हो जाता है ना, और एक्चुअली उससे फिर एक्चुअली जो नॉर्मल मेट्रोज होते हैं, नॉर्मल मेट्रो दिल्ली है, लखनऊ है, मान लो, इनके वाटर लेवल को टच नहीं कर पाते हैं, इतना गहरा नहीं होता है ना। वो हुगली उगली में टच कर गए हैं, वो नदी उदी में जहाँ होता है या समंदर के आसपास होता है वहाँ टच करेंगे, काफ़ी नीचे पानी होता है। तराई एरिया में कर देंगे तो हो सकता है टच कर जाए, अदरवाइज नहीं। सर मैडम ये कहना चाह रही हैं कि हाँ, ग्राउंड वो वाटर तो भी जाने में दिक्कत तो नहीं आती? अरे नहीं यार, छोटे से टनल से वो दो नहीं चार कह रही है। 2-4 किलोमीटर से, मैंने कहा ना कि ये तो बात की है ना कि वाटर लेवल पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये तो बात की बात है, तो इसका रिजल्ट है कोलेटरल डैमेज है। पहले तो कह रहा हूँ वाटर लेवल टच ही नहीं कर रहा है तो फर्क क्या पड़ेगा। सर इसीलिए मेरा क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन तुम्हारा अगर तुम्हारा ये- क्वेश्चन तब होता है ना जो वाटर लेवल टच करता है, वाटर लेवल टच ही नहीं कर रहा तो फर्क क्या पड़ेगा। और टच भी करता है, मान लो टच करता है तो भी जीरो फर्क पड़ता। जीरो मतलब जीरो। क्यों जीरो फर्क पड़ता पता है? क्योंकि जो वाटर लेवल, जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं रहता, वो पोरस में ऐसे स्प्रेड रहता है, ठीक, अंडर करंट टाइप का रहता है। नीचे नदी ऐसे बह रही है तो क्या फर्क पड़ता है उससे, बगल से होकर गुजर जाता पानी। और उसमें ऊपर तो वो कर दिया, लेयरिंग लगा दिया, तो जिसको जाना होगा अगल बगल से तैर जाएगा। पानी है, रोक थोड़े पाओगे आप उसे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर पड़ता भी होगा तो उसके लिए 100 साल का अध्ययन चाहिए, तब वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचेंगे। जैसे वैज्ञानिक कह देते हैं कई बार, सलजम खाने की वजह से भी ये वाली बीमारी हो सकती है। ऐसी खबरों को मैं भाव नहीं देता, मैं कहता हूँ गप्पे हैं, कोरी गप्पे। ठीक है, चलो, मुझे लगता है आप लोगों के पास पॉइंट नहीं बचे हैं, बस आप लोग अपने मन को संतुष्टि दे रहे हो। जिनके पास महान पॉइंट्स होंगे वो मुस्कुरा रहे होंगे कि देखो, मैंने सेशन इसीलिए नहीं लिया था कि ऐसे ऐसे पॉइंट से लोग डिस्कस करते हैं। कोई बात नहीं, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन 650 लोग एक साथ बैठ करके सेशन करेंगे? ऐसा दिन आएगा कभी? एनुअल फंक्शन कर लेंगे? आएगा सर, 6500 भी होंगे। नहीं, एक साथ बैठ के लाइव सेशन करेंगे, ये कह रहा हूँ, मुश्किल है। चलो, कुछ है बचा प्रश्न या बंद करें?